Let's start the session with a little bit of introduction about myself. मेरा नाम है अनु गुप्ता, क्लियर जेईई अ लॉन्ग टाइम बैक। पिछले 15 सालों से जेईई और नीट की कोचिंग दे रहा हूं बच्चों को, और इन 15 सालों में हजारों बच्चों का डॉक्टर या आईआईटी बनने का सपना पूरा करने में मैं अपना योगदान दे चुका हूं। भरपूर उम्मीद मुझे इस बात की है बच्चों कि जिस तरीके से मैंने कोटा में रहते हुए इन बच्चों को अपना सपना पूरा करने में हेल्प किया है, वैसे ही आप भी जिस तरीके से मैं कोटा में पढ़ाता हूं वैसे मैं आपको भी अनअकैडमी में पढ़ाता हूं, यूट्यूब के थ्रू पढ़ाता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं। तो मुझे भरपूर उम्मीद है कि वैसे ही आप भी मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाएंगे और अपना नाम इन सक्सेसफुल बच्चों की लिस्ट के अंदर लिख के अपना जो आपका जो टारगेट है उसे अचीव करेंगे। ठीक है, तो फिर बिल्कुल तैयार है सारे हमारे बिल्कुल जोशीले फ्यूचर डॉक्टर्स? कैसे हैं बच्चों? चलिए, नहीं रुकू, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, थैंक यू फॉर आस्किंग, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वाह वाह क्या बात है सॉलिहा जी, आप आ गई आज टाइम पर। इनफैक्ट उल्टा मैं आज गलत टाइम पर आया हूं, आज मैं प्रदीप सर की जगह आया हूं क्योंकि प्रदीप सर की शायद थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो इस वजह से। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अच्छा हाँ, सारे कोटा के टीचर्स हैं। हाँ, अब कोटा में बहुत सारी टीचर्स है भी ना। ठीक है, चलिए भाई, अगर आपको हम लोगों से जुड़ना है तो आप ये अनलॉक नीट चैनल ज्वाइन कर लो। इसके ऊपर सारे के सारे आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, सारी पीडीएफ भी इसके ऊपर हम लोग अपडेट कर देते हैं बच्चों। अच्छा, दूसरी बात, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए? कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जब आप यहाँ पे यूट्यूब पे हर चीज पूरी पढ़ा ही देते हो तो जरूरत क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग अ सब्सक्रिप्शन? तो देखो भाई, सब्सक्रिप्शन लेने से क्या होता है कि आपका एक जो डेडिकेशन है वो बढ़ता है, आपकी सिंसियरिटी बढ़ती है, आपकी कंपनी इंप्रूव होती है। जिन बच्चों के साथ बैठ के आप पढ़ रहे हो वो भी बहुत ज्यादा सिंसियर बच्चे होते हैं। ये 3 मेजर बातें हैं आपकी तरफ से। दूसरी बात, हमारी तरफ से आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कि हम आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। एक और एक्स्ट्रा सर्विस होती है, वो है आपकी प्रोफाइलिंग होती है। यहाँ पर प्रोफाइलिंग मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपसे गलत हुए, कौन से सही हुए, किस तरीके के पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो आप लगातार गलत करते हो और कहां पे आपको ज्यादा फोकस की रिक्वायरमेंट है। ये सारी बातें आपको यहां पर पता चलती हैं। ठीक है, कौन सा कोर्स कितने का है और क्या है, ये सब बातें अब हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन कर लेंगे। लेकिन अब हाँ, ये कह सकता हूं मैं, अगर आप लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और अगर आप 2022 या उसके बाद की तैयारी कर रहे हैं तो आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी लेंगे, कोड आप आपके अपने अनुसार का ही यूज करेंगे। कोड है ANU। ठीक है, और 10 हटा दिया मैंने। ANU इज द कोड। एंड अगर आप ये वाला कोड यूज करते हो बच्चों, तो उससे क्या होता है कि आप सीधे सीधे मेरी मेंटरशिप में आ जाते हो। एक तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, जो अभी थोड़े दिन तक ही 10% है, थोड़े दिन बाद ये 5% रह जाएगा। इसलिए अगर आप सोच रहे हो सब्सक्रिप्शन लेने की तो एज सुन एज पॉसिबल ले डालो। ठीक है, दूसरी बात, इससे आप मेरी मेंटरशिप में आ जाते हो तो क्या पढ़ना है, मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकते हैं आप कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मटेरियल कौन सा होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है। ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। इनफैक्ट कोटा का जो बेस्ट मटेरियल है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ सारी बातें सिर्फ तब होंगी जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे और कोड यूज करेंगे ANU। ठीक है, आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसके अंदर जिन भैया दीदी जिन्होंने टॉप 100 में नीट फोड़ा होगा लास्ट ईयर, जिनसे आप मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा आतुर रहते होंगे कि एक झलक मिल जाए, 5 मिनट बात हो जाए, 10 मिनट बात हो जाए, कैसा रहे कि अगर वो भैया दीदी आपको पूरी तरीके से गाइड करने के लिए तैयार हो। ठीक है, और अगर वो पूरी तरह से आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं पूरे साल के लिए या जब तक भी के लिए भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो कितना बढ़िया रहे। ठीक है, वो भी पर्सनल कोचिंग। ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब भीड़ में खड़े होकर बोल दिया, पर्सनल कोचिंग। अकेले आपको आपके टेस्ट एनालिसिस के बेसिस पे वो आपको समझाएंगे कि भाई तेरे को ये पढ़ने की जरूरत है, तो ये क्यों नहीं करता है, ये वाली चीज किया कर। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो अनअकैडमी एक्चुअली आपके लिए ऐसे ही कोचेस, पर्सनल कोचेस लेकर आए हैं, जिन्होंने अपना खुद का नीट एक बहुत स्ट्रांग रैंक पे फोड़ा हुआ है, और इस वक्त वो किसी ना किसी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी ना किसी हिंदुस्तान के बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपनी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिन आपको गाइड करते रहते हैं। ठीक है, दिन में अगर उनको 1 घंटा भी मिल जाता है आपके बारे में सोचने का, समझने का, आपके टेस्ट एनालिसिस को देख के बताने का, तो उनके लिए काफी है। कभी कभी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अगर वो हमको गाइड करते तो खुद कैसे पढ़ाई करते हैं? अरे भाई, दिन में 24 घंटे होते हैं और वो डॉक्टर बनने वाले हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि मतलब स्लॉग करना क्या होता है। ठीक है, वो नीट फोड़ के गए हैं तो उनको अच्छी तरह पता है कि मतलब अपने टाइम का बेस्ट उपयोग कैसे करना है। उसकी टेंशन तुम मत लो, उनकी पढ़ाई की टेंशन तुम मत लो, उन्हें तुम्हारी पढ़ाई की टेंशन लेने दो। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन, और आज का सेशन है बायो सवार्ट्स लॉ। आई होप बच्चों आप लोग तैयार हैं। ठीक है, चलो भाई, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, चलो देखते हैं क्या आएगा इसके अंदर। अ करंट ऑफ 10 एम्पियर्स, बायो सवार्ट्स लॉ आपने पढ़ा होगा।
पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है। हाँ सोनू, इनफैक्ट कोई भी बच्चे जो हैं, अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई हैरानी परेशानी है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी थ्रू अनअकैडमी ऐप। अनअकैडमी ऐप पे जाओ, वहाँ पे आप मुझे सर्च करो और मुझे वहाँ से आप डायरेक्टली मैसेज भेज दो। आई मेक श्योर कि मैं आई यूजुअली मेक श्योर कि मैं विद इन द सेम डे या जब भी मैं खाली बैठा होता हूँ तो मैं देख लेता हूँ कि मेरे लिए क्या क्या मैसेज आए होते हैं। वो भी मे बी मैं 5 मिनट थोड़ी सी कुछ बातचीत करके शायद मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज भेज देना, आप जो भी आप चाहें। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन के अंदर काउंटडाउन आपका शुरू होता है 45 सेकंड्स का, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बातों में थोड़ा सा टाइम निकाल दिया है। 45 सेकंड्स में जल्दी से मुझे बताओ बच्चों इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, बायो सवार सवार रिवाइज करा दूं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, गुड आइडिया, नॉट अ बैड आइडिया। अभी वैसे एक्चुअली रिवीजन के हिसाब से ये सारी चीजें। ठीक है, डायरेक्शन का कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकालते हैं, अंगूठे वाले भाई साहब। ठीक है, तो सब करते हैं, अभी कराता हूं। ठीक है, हाँ हाँ आरफा, मैं कभी कभी चैट भी देखता हूं। ठीक है, चलिए तो भवानी का आंसर आ गया फर्स्ट का, डी फॉर धांसू डॉक्टर। बाकी लोग का क्या आ रहा है? हाँ मिस डॉक्टर इधर चलो, राजपूत का भी आ गया। केमचो राजपूत, इससे पहले कि आज तुम पूछो मैंने तुमसे पूछ लिया। एंड उनका भी आ गया है दिल्ली। और क्या ज्वाइन करना चाहते हो ओंकार सर? ज्वाइन कैसे करें, क्या ज्वाइन करना है? चलिए दिल्ली, रकैया का आंसर आ गया है बॉम्बे। चलिए देख लेते हैं, तो जो सही आंसर है वहां पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज, दिखा क्या तुमको? द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली बॉम्बे। ठीक है, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर्स इज एस्टैब्लिश्ड इन अ लॉन्ग वायर अलोंग पॉजिटिव z डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव z डायरेक्शन, ये हो गया x, ठीक है, ये हो गया y और ये है z। और यहां पे एक वायर है, वायर में जा रहा है करंट पॉजिटिव z डायरेक्शन में 1,0,0, यानी कि इस पॉइंट पे आपसे फील्ड पूछी जा रही है। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से जो फील्ड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इनफाइनाइट वायर की वजह से फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2πd। इनफाइनाइट वायर की वजह से जो फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I by 2πd, जिसमें म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। ठीक है, और बाकी करंट दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, और डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड रूल से गिवन होता है। डायरेक्शन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, अब क्या हुआ? म्यू नॉट I by 2πd, अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2π मल्टीप्लाइड बाय करंट। करंट कितना दे रखा है हमने? 10 एम्पियर्स, और डिस्टेंस हो गया 1 मीटर। ठीक है, और यहां पे काम करो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो यानी म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू 10⁻⁻7 लिख देंगे और मल्टीप्लाइड बाय 20। ठीक है, तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻⁻6, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, यानी कि 2 माइक्रो टेस्ला। और सवाल ये आता है डायरेक्शन किधर है? अब देखो हम क्या है, तूफानी बच्चे हैं। क्या है हम हैं तूफानी बच्चे। जैसे ही हमें दिखा कोई तार जिसमें जा रहा है कोई करंट, तार कहां गया? हाँ ये रहा। जैसे ही हमें दिखा कोई तार जिसमें जा रहा है कुछ करंट, तो हम आओ देखा ना ताओ राइट हैंड से इसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, वो भी करंट को अंगूठा दिखाते हुए, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा दिखाते हुए इसको पकड़ लो, और उंगलियों के टिप उस जगह रखो जहां पे फील्ड का डायरेक्शन निकालना चाहते हो। तो यहां पे अगर तार ऐसे है, अगर मुझे इस जगह पे फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग? तार अगर इस डायरेक्शन में, करंट इधर जा रहा है और फील्ड यहां पे निकालनी है, तो अंगूठा रखा है ऐसे और उंगलियों के टिप रखे उस जगह जहां फील्ड निकालना चाहते हैं, तो जो फील्ड आएगी वो यहां पे अंदर की तरफ आ जाएगी। उंगलियों के राइट हैंड की उंगलियों के नाखून हमेशा इधर उधर पॉइंट करेंगे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अगर करंट इधर है, उंगलियां इधर रखी, तो फील्ड अंदर की तरफ है, तो इसका मतलब जो फील्ड आएगी, तो या उंगलियों के टिप अंदर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब फील्ड अंदर की तरफ आ जाएगी। यानी कि वो हो गया, अगर एक्स इधर है और वाई इधर है। अब यहां पे हमेशा ध्यान रखना, अगर ये एक्स है और ये पॉजिटिव जेड है, तो ये वाला प्लस वाई है कि माइनस वाई है? ये अंदर वाला प्लस वाई है कि माइनस वाई है? तो एक्चुअली क्या होता है कि एक बात जान लो, हमेशा ध्यान से सुन के रख लो इसको, कि आई क्रॉस जे जो होता है वो हमेशा के कैप होता है। हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करते हैं इवन फॉर हमारे जो कार्टेशियन प्लेन है उसके लिए, एक्स वाई जेड के लिए। तो
एक्स आई, ये हो गया आई कैप, आई क्रॉस जे की वैल्यू के बराबर आएगी, ठीक है, आई क्रॉस जे की वैल्यू आ जाएगी के बराबर, इसका मतलब ये एक्चुअली प्लस वाई है और फील्ड अंदर की तरफ ही आ रही है, इसका मतलब प्लस वाई डायरेक्शन में ही आ रही है, यानी कि आंसर आ जाएगा 2 माइक्रो टेस्ला अलोंग द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। समझ में आ गया क्या सबके? कोई हैरानी परेशानी? चलिए, हाँ भरत, वो तो मुझे पता है तुम बहुत बड़े तूफानी हो। चलो आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है ये वाला, कहां है? ये रहा। A wire is parallel to one arm of a square wire carrying loop which also carries current. इसमें भी करंट है, उसमें भी करंट है। Now that any point A within the coil, कॉइल के अंदर कोई पॉइंट है A, उसमें जो फील्ड होगी वो बेसिकली इस वायर की वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो बढ़िया सवाल है, ठीक है। तो पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं इसको, अटेम्प्ट करोगे और आपको जो समय मिलेगा वो मिलेगा कितना, लेट्स से 50 सेकंड्स, चलो 45 सेकंड चलो, चलो जल्दी से बताओ मुझे। सेकंड क्वेश्चन है ये वाला, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या आ रहा है, जल्दी से मुझे बता दीजिए। चलो फटाफट से अटेम्प्ट करो, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ। पहले रिवाइज कराएं, रिवीजन ही तो है बेटा, रिवीजन के थ्रू ही तो हम लोग यहां पे चल रहे हैं। वैसे यहां पे सिर्फ डायरेक्शन की बात है, अभी अभी जो क्वेश्चन है मैंने बताया है, टेंशन मत लो। क्वेश्चंस के अंदर जो भी फॉर्मूला यूज होगा उसका डेरिवेशन में, उसका जो कम से कम वो फॉर्मूला और उसके फॉर्मूले के बारे में मैं आपको टाइमर देने से पहले बता दूंगा। अभी अभी जो मैंने आपको बात बताई है ना, तूफानी बच्चे, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा, उसी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भवानी का आंसर बी फॉर बड़ा डॉक्टर, रखैया का आंसर भी बॉम्बे आ गया है, दिल्ली वाले भी बच्चे भी हैं हमारे पास, दिल्ली वाले बच्चे। चलो क्या लिखा हुआ है, अ वायर इज पैरेलल टू वन आर्म ऑफ अ स्क्वायर करंट कैरिंग लूप, ठीक है, विच ऑल्सो कैरीज करंट, ठीक है। अब वैसे डायरेक्शन तो ये बता रखा है कि दोनों में डायरेक्शन सेम ही आ रहा है यहां पे। नाउ एट एनी पॉइंट ए विद इन द कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड विल बी। चलो पहली बात तो मुझे बताओ, इस वायर की वजह से फील्ड किधर है? सुनो इस बात, देखो ध्यान से सुनो। वो ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई लूप है, ठीक है, मैंने ये आपसे ये कहा, या चलो इसको हटा देते हैं, पहले लूप हटाओ। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक तार है, इसमें करंट जा रहा है, इसकी वजह से यहां पे फील्ड किधर होगी? तो अंगूठा दिखाया, राइट हैंड का अंगूठा, वो अंगूठा दिखाया करंट को, उंगलियों की टिप रखा जहां फील्ड चाहते हो, तो यहां पे फील्ड अंदर की तरफ आ जाएगी, बोलो हाँ। ऐसे अगर मुझे यहां फील्ड निकालनी है तो मैंने फिर से अंगूठा दिखाया, उंगलियों की टिप उस जगह रखे जहां फील्ड का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, यहां पे फील्ड आ जाएगी बाहर की तरफ, तो ये आ जाएगा इधर की तरफ। ऐसे ही अगर यहां पे एक तार होता, मान लो ये रहा तार, ठीक है, और अगर यहां पर एक वायर है ऐसे, इसमें करंट इधर जा रहा है, मान लो इधर करंट जा रहा है, तो इसकी वजह से अगर यहां पे करंट इधर की तरफ जा रहा है तो यहां फील्ड किधर होती? तो उसके लिए राइट हैंड का अंगूठा रखा करंट के डायरेक्शन में, और उंगलियों का टिप उस जगह रखा जहां फील्ड का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, उंगलियों के टिप जहां पॉइंट कर रहे हैं वही फील्ड का डायरेक्शन है, तो यहां पे फील्ड नीचे हो जाएगी। ऐसे अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करता हूं, इसके ऊपर, इस वायर के ठीक ऊपर जो पॉइंट है, इस जगह की बात करूं, तो यहां पे फील्ड किधर आएगी? तो यहां पे जो फील्ड आएगी वो बाहर की तरफ आ जाएगी। इस जगह पे आई नीचे, यहां पे आई बाहर, इधर किधर आएगी? इस जगह पे, इसके इस वायर के पीछे। तो यहां पे तार इधर रखा, अंगूठा वायर के पैरेलल, और उंगलियों का टिप यहां रख दिया, तो फील्ड यहां पे ऊपर की तरफ आ गई। तो बेसिक, अच्छा नीचे वाले पॉइंट पे, तो अगर करंट ऐसे है और नीचे उंगली रखोगे, राइट हैंड की उंगलियों की टिप रखोगे, तो फील्ड अंदर की तरफ आ जाएगी। तो बेसिकली जो फील्ड लाइंस है वो ऐसे गोल गोल घूम रही होंगी। समझ में आ रही है वाली बातें सारी? ठीक है। अच्छा, जैसे ही ये फील्ड आपके समझ में आई, अच्छा ये तो हो गई एक तार की बात। अगर मान लो एक लूप होता, इसमें करंट जा रहा है, यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, इस जगह पे इस वायर की वजह से फील्ड किधर है? इस वायर की वजह से यहां पे फील्ड अंदर, इस वायर की वजह से यहां पे फील्ड अंदर, इस वायर की वजह से यहां पे फील्ड अंदर, इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से यहां पे फील्ड अंदर, सबकी वजह से अंदर ही हो गई। अब देखो होता क्या है कि अक्सर आपके सामने जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि भाई अगर मान लो कि लूप कोई थोड़ा थोड़ा अलग होता, लेट अस से लूप जो है वो सर्कल होता,
उसमें करंट ऐसे जा रहा होता, तो क्या हर जगह पे वाला अंगूठा ले लेके घूमते रहते हैं अंदर अंदर, ये बार 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 आ रहा है? तो एक बात सुन लो, ध्यान से कान खोल के सुन लो, अगर अभी तक ना पता हो तो जान लो, मैं तो ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि तुम्हें नहीं पता कुछ भी। तो हमेशा ये होता है कि जब भी अगर आपने करंट को अंगूठा दिखाया तो उंगलियों ने फील्ड का डायरेक्शन बताया, अगर आपने करंट को अंगूठा दिखाया तो उंगलियों ने फील्ड का डायरेक्शन दिखाया। उल्टा भी ट्रू है, अगर उंगलियां करंट को फॉलो करती तो अंगूठा फील्ड का डायरेक्शन बताता। ठीक है, क्या हुआ भाई, अगर आपने करंट को अंगूठा दिखाया, थंब, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिंगर से मिला। अगर उल्टा कर दे तो भी चलेगा। कैसे कि भाई अगर करंट ऐसे घूम रहा है तो उंगलियां घुमाती करंट के डायरेक्शन में, तो अंगूठे ने बताया फील्ड का डायरेक्शन। उंगलियां घुमाती ऐसे तो अंगूठे ने बताया फील्ड का डायरेक्शन, यहां पे फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ आ जाएगा। ऐसे ही इस लूप की वजह से जो फील्ड आएगी वो अंदर की तरफ आएगी। ये बात समझ में आ रही है क्या? इस लूप की वजह से जो फील्ड आएगी वो आएगी अंदर की तरफ, और इस वायर की वजह से भी फील्ड है अंदर की तरफ। तो बेसिकली वायर की वजह से फील्ड बढ़ गई। अब पढ़ लेते सवाल। लेस देन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द लूप ओनली, गलत। मोर देन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द लूप ओनली, बिल्कुल सही बात है। दोनों की वजह से फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ रही है, तो दोनों फील्ड ऐड हो रही हैं। अगर वायर नहीं होता, सिर्फ लूप होता, तो उसकी वजह से कुछ B1 होती, वायर आ गया उसकी वजह से कुछ और B2 हो गई, और दोनों की वजह का रिजल्टेंट यहां पे आएगा वो B1 प्लस B2 हो जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा बॉम्बे। समझ में आ गए सबके? चलिए आगे बढ़ जाएं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? चलो ये रहा थर्ड क्वेश्चन। पहले सवाल, कॉइल ऑफ वन लूप इज मेड बाय वायर ऑफ लेंथ L एंड देयर आफ्टर अ कॉइल ऑफ टू लूप्स इज मेड। कॉइल, कॉइल मतलब लूप। पहले इससे पहले कि मैं क्वेश्चन दूं, फॉर्मूला बता दूं आपको, फॉर्मूला याद दिला दूं कि अगर एक रिंग होती है, आप भी बता सकते हो चाहो तो, मतलब मैं बुरा नहीं मानूंगा। ठीक है, अगर एक लूप है उसमें अगर करंट जा रहा है, पहली बात तो उसके सेंटर या एक्सिस के किसी पॉइंट के बारे में हम फील्ड की बात करते हैं बस। सेंटर में फील्ड क्या होगी, किधर होगी, डायरेक्शन बता सकते हो क्या? तो अगेन राइट हैंड रूल, जय तूफान, तूफानी बच्चे हम। करंट के डायरेक्शन में उंगलियां घुमाई, अंगूठे के हिसाब से बता दिया फील्ड अंदर की तरफ होगी। ठीक है, और रिंग के सेंटर पे जो फील्ड होती है दैट इज गिवन बाय μ0I/2r। ठीक है, और वैसे कायदे से यहां पे θ/2π भी आता है। ठीक है, मतलब एक्चुअली μ0I/2r तो पूरी रिंग की वजह से हो गया, मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन ऑफ रिंग। अब होता क्या है, अगर पूरी रिंग है तो θ/2π हो जाता। थीटा क्या है? थीटा इज बेसिकली कि वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, वो वाली जो पर्टिकुलर आर्क है जिसकी वजह से आप फील्ड निकालना चाह रहे हो सेंटर पे, वो आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, वो थीटा है। अब अगर आप पूरी रिंग की ही बात कर रहे हो तो पूरी रिंग के केस में थीटा की वैल्यू 2π आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 2π आ जाएगी, यानी कि फील्ड हो जाएगी μ0I/2r बस। अगर आपने कहा नहीं मैं तो सेमी सर्कल की बात कर रहा हूं साहब, सेमी सर्कल की बात कर लो भाई, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। उसमें थीटा की वैल्यू पाई आएगी तो फील्ड आ जाएगी सेंटर पे μ0I/4r। क्वार्टर सर्कल के लिए μ0I/8r। 10 बार गोल गोल घुमा, n टर्न्स अगर आ गए तो एक सर्कल की वजह से μ0I/2r है, तो दो सर्कल की वजह से ट्वाइस ऑफ μ0I/2r, 4 सर्कल की वजह से 4 टाइम्स, 10 सर्कल की वजह से 10 टाइम्स, n सर्कल की वजह से n टाइम्स। फॉर्मूला समझ में आ गया? सेंटर पे फील्ड निकालनी है। अब आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 30 सेकंड्स मिलेंगे आपको। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हैं हम लोग। चलो 40 सेकंड ले लो यार, ऐसी क्या बात हो गई, लो 40 सेकंड्स आपके लिए, जस्ट फॉर यू, बस 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 तुम्हारे लिए मतलब। ठीक है, coil of one loop is made by a wire of length L and thereafter a coil of two loops is made by the same wire. Ratio of magnetic field at the center of the coils will be μ0I/2r को वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करना है। थर्ड का आंसर हमारे प्यारे बच्चों ने देना शुरू कर दिया है, दिल्ली, रकैया का, मनोज का, और किसका आंसर आया? रकैया का, अच्छा रोहित का भी आ गया। चलिए, इन सभी का आंसर आ रहा है दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़े।
चलो भवानी का भी आ गया दिल्ली, बहुत बढ़िया। दानियाल, अजमल, बहुत बढ़िया, सब बच्चों के दिल्ली आ गए क्या? ठीक है, हेलो प्रिया। चलिए क्या करोगे इस क्वेश्चन के अंदर, देखो सिंपल सी बात ये है, कॉइल ऑफ वन लूप इज मेड बाय अ वायर ऑफ लेंथ एल। ठीक है, तो एक लूप बनाया, तो एक लूप ऐसे बनाया, उसका रेडियस अपन ने R1 माना, तो हम ये कह सकते हैं 2 पाई R1 की वैल्यू L आ गई। बाद में उसी तार से दो लूप खींच दिए, तो ट्वाइस ऑफ 2 पाई R2 की वैल्यू भी L आ गई। दोनों सर्कमफ्रेंस बराबर है, लेंथ बराबर हो गई दोनों, तो इसका मतलब 2 पाई R1 की वैल्यू हो गई 4 पाई R2। पाई से कटा पाई, एक यहां पे 2 कट गया, और हमें पता चला R1 अपॉन R2 की वैल्यू आ गई 2:1। R1 अपॉन R2 की वैल्यू 2:1 आ गई। ये वाली बात समझ में आ गई सबके? अब जैसे ही R1 अपॉन R2 की वैल्यू आई, अब क्या निकालना है अपने को? फील्ड निकालनी थी। करंट सेम है, और आधी रिंग की वजह, सॉरी एक रिंग की वजह से फील्ड होगी म्यू नॉट I बाय 2R, और उनका रेशियो पूछा गया है। तो रेशियो कैसे निकालोगे? तो रेशियो निकालने का तरीका ये हो जाएगा कि आप यहां पे जाइए, फील्ड निकालिए। फील्ड की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I बाय 2R1 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट I बाय 2R2। लेकिन सेकंड वाले केस में दो कॉइल्स हैं, तो इसलिए उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बस डिवाइड करते के साथ ही आपको यहां पे दिख जाएगा कुछ कुछ कटता हुआ, म्यू नॉट I कट गए, 2 से ये वाला 2 कट गया, R1 अपॉन R2, तो यहां पे ये आ जाएगा, R2 तो ऊपर आ गया, 2 नीचे आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा R2 अपॉन 2R1। ठीक है, और R2 बाय R1 खुद कितना है? 1:2। तो ये हो गया R2 बाय R1 1:2, और नीचे 2 और है, तो यानी कि आंसर आ गया 1:4। तो सही आंसर हो जाएगा 1:4, यानी कि सही आंसर हो जाएगा आगरा। दिल्ली नहीं है बेटा, इसका आंसर आगरा है। समझ में आ गई ये वाली बात सबके? चलो क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सवाल। अब यहां पे एक्सप्रेशन सेम है, इनफाइनाइट वायर की वजह से फील होती है म्यू नॉट I बाय 2 पाई R या 2 पाई D, और रिंग की वजह से होती है म्यू नॉट I बाय 2R। तो फॉर्मूले आपको पता है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने, और मैं आपको टाइम दे रहा हूं इसको सॉल्व करने का 45 सेकेंड्स। चलो, हमेशा बेटा एक्यूरेसी पे आप ज्यादा ध्यान दें, स्पीड पे कम ध्यान दें। स्पीड तो फिर भी अगर आप हाईली एक्यूरेट तरीके से कई सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो और लगातार क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहते हो, तो स्पीड तो फिर भी डेवलप हो जाती है, लेकिन एक्यूरेसी जो है वो डेवलप नहीं होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब खूब सारे सवाल किए जल्दी जल्दी, चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए, तो उससे एक्यूरेसी डेवलप नहीं होगी। लेकिन अगर आपने खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व किए अच्छे से और सही आंसर लाने की कोशिश करते हुए, तो एक्यूरेसी तो डेवलप होगी ही सही, स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए एक्यूरेसी पे हमेशा ज्यादा ध्यान देना है अपने को। ठीक है, जल्दी से बता दो बच्चों, 4th क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है आपके हिसाब से? जल्दी जल्दी बताइए। हाँ जी, भवानी का आंसर आ गया कैलकाटा, भरत का भी आ गया कैलकाटा, और पल्लवी आगरा, हेलो शबू, ठीक है, और इत्र कैलकाटा, याद उमंग आगरा, कबीर कैलकाटा, वानी बॉम्बे, बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं, तो क्या करोगे इसके अंदर? देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले तो एक काम करो, इसको जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ दिया? कि भाई इस लूप को अलग से मान लो, इस लूप का करंट अलग से और इस लूप का करंट अलग से। ठीक है, अगर मैंने ये दोनों लूप माने, तो इसकी वजह से यहां पे फील्ड ओपन निकालनी है, इसकी वजह से फील्ड बाहर की तरफ आएगी, इस वायर की वजह से। इनफाइनाइट वायर देखा, करंट कैरिंग वायर, तो अंगूठे से मतलब अंगूठा दिखा के पकड़ लिया उसको, तो यहां पे फील्ड बाहर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, और इसकी वजह से जो फील्ड आएगी इस गोले की वजह से, तो सर्कल की वजह से, रिंग की वजह से जो फील्ड आएगी वो अंदर की तरफ आएगी। रिंग की वजह से फील्ड होगी अंदर की तरफ म्यू नॉट I बाय 2R, और इनफाइनाइट वायर की वजह से होगी बाहर की तरफ म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। तो कुल मिला के जो आंसर आएगा, ऑब्वियसली ये ज्यादा है क्योंकि यहां नीचे पाई एक्स्ट्रा है, तो फील्ड तो अंदर ही आएगी, और आएगी म्यू नॉट I बाय 2R, तो बाहर निकाला 1 - 1 बाय पाई और रह जाएगा। ठीक है, तो म्यू नॉट I बाय 2R इंटू 1 - 1 बाय पाई अंदर की तरफ, यानी कि कैलकाटा हो जाएगा इसका सही आंसर। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दे दिया था, दैट्स अ ग्रेट थिंग। समझ में आ गई? चलिए,
तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। फिर आया क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन एक बार फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी फॉर्मूले बताओ। फॉर्मूला वही है, इनफाइनाइट वायर की वजह से जो फील्ड होती है दैट इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। अब यहां पे फॉर द गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी इज, पी पॉइंट पे यहाँ 5 एम्पियर करंट है, यहाँ 2.5 एम्पियर करंट है, ये 2.5 मीटर दूरी है, ये 5 मीटर, ये टोटल 5 मीटर दूरी है, यानी कि ये वाली दूरी 2.5 मीटर है। और आपको इन दोनों की वजह से यहाँ पे फील्ड निकालनी है। जल्दी से बताएंगे हमारे प्यारे बच्चे, और समय आपका शुरू होता है अब, जो कि है 30 सेकेंड्स, ठीक है। फिर भी एक्यूरेसी पे जरा ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि 30 सेकंड दिया तो मैं तो 5 सेकंड में आंसर निकाल के दूंगा, ठीक है। मयूर ने बहुत ही भारी सवाल पूछा, सर एक दिन में फिजिक्स की कितनी प्रॉब्लम मुझे अटेम्प्ट करनी चाहिए ताकि मैं डॉक्टर बन जाऊं। तो भाई डॉक्टर का तो पता नहीं, बट नीट क्लियर करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर बनना तो बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन नीट क्लियर करने के लिए आपको फिजिक्स के एटलीस्ट बेटा, वैसे मैं 30 to 40 बोलता हूं, लेकिन अब चूंकि अब कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा स्टिफ होता जा रहा है, एग्जाम भी थोड़ा पास आ रहा है, तो नाउ आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस आपको डेली अटेम्प्ट करने चाहिए फिजिक्स के, ठीक है, ताकि आप बढ़िया से नीट क्लियर कर लें, ठीक है। चलो, तो इसकी वजह से मुझे यहां फील्ड निकालनी है, इसकी वजह से यहां पे बेसिकली नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो पहली बात तो डायरेक्शन की बात करते हैं। इसकी वजह से फील्ड, फिर से राइट हैंड, इस बात का ध्यान रखना बच्चों, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, क्योंकि देखो ज्यादातर लोग राइटी होते हैं। अब ये राइटी सी क्या समस्या है, ये क्या राइट हैंड से लिखते रहते हैं, ठीक है। जब जरूरत पड़ती है एग्जाम में, दिमाग का तो दही हो रखा होता है, वो दिमाग तो कहां चढ़ने गया होता है, हम राइट हैंड से लिखते रहते हैं, लेफ्ट हैंड से डायरेक्शन निकाला, राइट हैंड से फिर लिख दिया, और जल्दी जल्दी और जो लेफ्ट हैंड से जो आपने आंसर निकाला वो उल्टा आता है, वो गलत आता है, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप राइट हैंड ही यूज करें। जो लेफ्टीज है उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है, वो लेफ्ट हैंड से लिख रहे होते हैं और राइट हैंड यूज करके आंसर लिख देते हैं। राइटीज को इस बात का ध्यान रखना है कि राइट हैंड से लिख रहे हो तो वो पेन को इधर लो, फिर उसके बाद हाथ चलाओ, फिर उसका पेन लो, फिर लिख दो, या इतनी प्रैक्टिस करो कि पेन हाथ में पकड़े पकड़े आप हाथ चला पाए, लेकिन इसकी आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, इसकी वजह से फील्ड हो जाएगी अंदर की तरफ राइट हैंड, और इसकी वजह से फील्ड हो जाएगी बाहर की तरफ। फील्ड क्या होती है, फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। तो इसकी वजह से फील्ड जो कि अंदर की तरफ आ रही है वो हो जाएगी म्यू नॉट आई हो गया 5/2 पाई, और डिस्टेंस हो गया 2.5, और ये है अंदर की तरफ, और इसकी वजह से म्यू नॉट आई हो गया 2.5/2 पाई इंटू 2.5, क्योंकि डिस्टेंस इससे भी 2.5 ही है। पर ये फील्ड आई है बाहर की तरफ, इसकी वजह से फील्ड अंदर की तरफ, इसकी वजह से फील्ड बाहर की तरफ, और इन दोनों को ऐड करना है। अब नीचे तो वही 5 पाई आ रहा है, ठीक है, ऊपर यहां 5, इनफैक्ट अगर आप देखो म्यू नॉट अपॉन 5 पाई तो मैंने कॉमन ही निकाल लिया, म्यू नॉट अपॉन 5 पाई, यहां बचा 2 और यहां बचा म्यू नॉट अपॉन 5 पाई निकलती 1, तो अंदर 2 बाहर 1, अंदर 2 और बाहर 1, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, कुल मिला के अंदर की तरफ आ जाएगा। और मतलब अगर मैं अंदर की तरफ पॉजिटिव मानता हूं तो उस केस में यहां एक्सप्रेशन लिखा जाएगा म्यू नॉट अपॉन 5 पाई इंटू +2 - 1, यानी ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 5 पाई ही आ गया विद द पॉजिटिव साइन, यानी कि अंदर की तरफ। तो म्यू नॉट अपॉन 5 पाई अंदर की तरफ, 5 पाई तो कहीं दिख ही नहीं रहा, क्या चक्कर हो गया ये, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी। और एक मिनट, कुछ गड़बड़ है क्या? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कैसे आ गया? आंसर जो आ रहा है अंदर की तरफ आ रहा है, ये बात तो सही है, पर यहां पे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कैसे आया? कुछ ये प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं लगती मुझे। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 2.5, ठीक है, और टोटल 5 मीटर था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फील्ड ऑन द पॉइंट पी, ठीक है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, देखना जरा कुछ गलती है क्या? क्या आप लोगों का भी आंसर यही आ रहा है?
हाँ एक अंदर है एक बाहर है, तो नेगेटिव तो मैंने कर दिया, सब्ट्रैक्ट तो मैंने कर दिया यहाँ पे, उसकी दिक्कत नहीं है। एक मिनट रुको, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक लग रही है। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, ठीक है, तो म्यू नॉट हो गया, म्यू नॉट ठीक है, आई की वैल्यू 5 अपॉन 2 पाई इंटू 2.5, ठीक है, और म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और ये डिस्टेंस मुझे ऐसा लग रहा है ये 5 मीटर यहां से नहीं है, ये यहां से हो सकता है। अगर ये यहां से होता तो नीचे 5, डायग्राम में गड़बड़ लगती है, यहाँ पे 5 होता अगर, तो उस केस में क्या आ जाता, उस केस में आ जाता म्यू नॉट अपॉन पाई और माइनस म्यू नॉट इंटू 2.5 अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन पाई और म्यू नॉट अपॉन 2.5 कट जाते, नीचे 5 आता तो डबल 4 पाई, ठीक है। तो उस केस नहीं, उस केस में भी आंसर तो ये वाला नहीं आ रहा है। एक मिनट रुको, कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, कुछ तो या तो ऑप्शंस में गड़बड़ है, यहां पे 5 पाई आना चाहिए था। देखना जरा तुम लोगों का क्या आ रहा है इसका आंसर, ठीक है विपिन, मैं हिंदी में एक बार बता दूंगा आपको, ठीक है। हाँ वैसे तो खैर म्यू नॉट बाय पाई आ जाएगा, लेकिन ना सवाल में कुछ तो गड़बड़ हो गई है। ये अगर यहां पे 5 होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 5 पाई आ रहा है अंदर की तरफ आंसर। देख लो जरा इस यहां पे कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्वेश्चन गलत हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि एक आध कोई सवाल जो है वो ये स्टैंडर्ड किताबों से उठाए हुए हैं, लेकिन कभी कभी एरर आ जाता है क्वेश्चन के अंदर, वो खास बात नहीं है। तो बस अब जस्ट अपने को सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो सोच रहे हैं वो तो गलत नहीं है ना, वो इंपॉर्टेंट चीज है। क्या लिखोगे यहां पर, तो यहां पर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस हो गया 2.5, ठीक है, और यहां पे आ गया म्यू नॉट आई 2.5 अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस हो गया फिर से 2.5। इस डायग्राम के हिसाब से तो ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें म्यू नॉट आई अपॉन 5 पाई तो अलग हो गया, इधर रह गया 5, उधर रह गया। एक मिनट गलती मिलती नजर आ रही है मुझे, एक मिनट रुक जाओ। ये यहां पे, यहां से वहां जाने में मैंने कुछ गलती कर दी। म्यू नॉट अपॉन 5 पाई आ गया, ये 5 माइनस 2.5 रह गया ना, तो वो 5 घटेगा, 5 माइनस 2.5। एक मिनट, ये आएगा यहां पर 5 माइनस 2.5, मैंने 2 माइनस 1 कर दिया, यही गलती करी है। और इसी वजह से एक्चुअली वही है कि आंसर्स जो है वो मेरे पास गलत होते नहीं है, तो बेसिकली इसको मुझे 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो सही आंसर आएगा, बिल्कुल सही बात है, वो ये आएगा, उसको जब आप निकालोगे ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 5 पाई और मल्टीप्लाइड बाय 2.5, और ये आ रहा है अंदर की तरफ, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई अंदर की तरफ। हाँ, एंड कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है, कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। हाँ तुमने गलती नहीं बताई यार, हाँ अब बता रहे हो, अब तो मैंने खुद ही पकड़ लिया, अब क्या है। चलिए खैर कोई बात नहीं, एनीवेज, तो आंसर इज द करेक्ट आंसर इज कैलकाटा। चलो मैं वही सोचूं मेरा आंसर गलत कैसे हो गया। खैर क्वेश्चन नंबर, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। चलो जल्दी से बताओ मुझे, आधी रिंग की वजह से सेंटर पे फील्ड क्या बताई थी मैंने आपको, आधी रिंग की वजह से सेंटर पे फील्ड थी म्यू नॉट आई बाय 4 आर। पूरी रिंग की वजह से थी सेंटर पे म्यू नॉट आई बाय 2 आर, आधी रिंग की वजह से म्यू नॉट आई बाय 4 आर। सवाल यह है कि इसकी वजह से यहां पे सेंटर पे फील्ड क्या होगी, जल्दी से बता दो बच्चों, 30 सेकेंड्स का समय है आपके पास। जो समय आपको मिल रहा है वो मिल रहा है पूरे 30 सेकेंड। बताओ भाई 6 का आंसर क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर साथ में लिखते जाना। 6 का आंसर भवानी ने बता दिया है, ए फॉर अच्छा डॉक्टर, ठीक है। हाँ हिंदी में बेटा ये है कि ये वायर दे रखा है और इस जगह पे आपको फील्ड निकालनी है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब ये मत कहना मैग्नेटिक फील्ड को हिंदी में बताऊं, वो नहीं पता मुझे, ठीक है। अच्छा समझ में आ गई इतनी बात, हाँ जी घंटा बज गया है। अब यहां पे क्या करोगे आप, इन द शोन फिगर मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ए विल बी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें ए पॉइंट पे निकालनी है, एक बात जान लो, इस वायर की वजह से फील्ड जीरो होती है, समझ लो इस बात को, याद रख लो। एक अगर करंट कैरिंग वायर है, ठीक उसके सामने वाले पॉइंट पे अगर मैं फील्ड निकालूं तो वो फील्ड जीरो आती है, ठीक है। तो इस वायर की वजह से यहां पे फील्ड जीरो,
इस वायर की वजह से यहां पे फील्ड 0। अब तो बस ये बची आर्क। आर्क की वजह से फील्ड किधर होगी, पहले डायरेक्शन बता सकते हो क्या? ये करंट घूम रहा है तो उंगलियां घुमाई करंट के डायरेक्शन में, अंगूठे ने बताया कि फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है, एक बात तो पक्की हो गई, फील्ड अंदर की तरफ है। कितनी है? म्यू नॉट आई अपॉन 4r। सीधे सीधे मतलब सीधा फॉर्मूला ही है। तो आंसर जो आएगा वो आ जाएगा बॉम्बे। म्यू नॉट आई बाय 4r। डायरेक्शन तो पूछा भी नहीं, वो तो डायरेक्शन तो मैंने आपको सिर्फ आपकी हेल्प के लिए बता दिया। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे। बिल्कुल सही बात है। कबीर एंड रुकैया एंड हाँ इनसाइड आरफा, बिल्कुल सही बात है। जसप्रीत आंसर बॉम्बे है बेटा। एंड रोशन, बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फॉर द hollow thin cylinder current carrying pipe which statement is correct? hollow thin cylinder, अच्छा, तो अगर भाई एक hollow सिलेंडर है इस तरीके का, ठीक है, इसमें ये जान लो, इसमें तो वैसे खैर, अब इसमें तो खैर क्या बताऊं मैं आपको, क्वेश्चन तो छोड़ो, सीधी सी बात ये है कि अगर इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, करंट सिर्फ सरफेस से फ्लो करेगा ऑब्वियसली, और अगर करंट सिर्फ सरफेस पे फ्लो करेगा और यूनिफॉर्म है तो अंदर जो फील्ड होती है वो 0 होती है, और बाहर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे कि सारा का सारा करंट एक ऐसे वायर में से जा रहा है जो इसकी एक्सिस पे लाई कर रहा है फील्ड निकालते टाइम। ठीक है, अंदर फील्ड 0 होती है, अंदर जो फील्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड वो 0 होती है, और बाहर यानी कि r डिस्टेंस पे जो फील्ड होती है सेंटर से r डिस्टेंस पे, दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r। बाहर फील्ड ऐसी होती है जैसे कि सारा का सारा जो करंट है वो एक्सिस पे एक वायर जा रहा है उसमें से लाई कर रहा है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 का। 30 सेकंड से आपके पास, जल्दी से सॉल्व कर डालो, फटाफट से बताना मेरे प्यारे बच्चों। आओ बताओ। चलिए, 7th का आंसर रुकैया ने बता दिया कलकत्ता, सोनू ने बताया बॉम्बे, और डोरेमोन ने बताया आगरा, कबीर ने बताया आगरा। अरे काफी लड़ाई होगी यार। आगरा, कलकत्ता, बॉम्बे, आगरा, कलकत्ता या बॉम्बे, क्या है सही जवाब? जल्दी से बताइए और खुद जान जाइए। चलो, कलकत्ता, आगरा देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पाइप इज नॉट 0, गलत। घंटा बज गया भाई, घंटे को शांत करो। हे घंटेश्वर, शांत हो जाएं। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द पाइप इज 0, ये भी गलत। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द पाइप इज 0 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ पाइप इज 0। देखो, यहां पे थोड़ा सा फंसा दिया उन्होंने। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो मैंने तुमको बता दिया, उसके हिसाब से ये दोनों पॉइंट गलत हो गए। अंदर फील्ड 0 होती है, बाहर नहीं होती है। इन्होंने लिखा अंदर नहीं 0 है, बाहर 0 है, तो ये वाले दोनों पॉइंट तो गलत हो गए। रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड की, अब समझो, अगर एक करंट कैरिंग वायर, ये सिलेंडर है या कोई करंट कैरिंग वायर है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इक्वल टू रो जे के हिसाब से। सुना है क्या तुमने कभी E इक्वल टू रो जे? इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर होगी सही, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द पाइप, हाँ सरफेस ऑफ द पाइप में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि वो सरफेस पे ही तो करंट फ्लो कर रहा है। जहां करंट फ्लो कर रहा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगी। इनफैक्ट ओम्स लॉ की ओरिजिनल जो सिचुएशन थी वो यही थी। ठीक है, और आउटसाइड, अब समझो इस बात को, शायद आपने ये वाली बात बच्चों सुनी होगी, करंट कैरिंग वायर जो होता है वो हमेशा, कोई भी करंट कैरिंग वायर जो होता है वो हमेशा कुल मिला के न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब अगर कोई करंट कैरिंग वायर न्यूट्रल है तो उसकी वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? अगर कोई करंट कैरिंग वायर न्यूट्रल है तो उसकी वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, तो अगर इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द पाइप इज 0, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही तो करंट जा रहा था। यहां पे हो सकता है कि कुछ लोगों के दिल में यह ख्याल आ जाए कि सर आपने बहुत पहले बताया था कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो यहां पे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे हो सकती है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? बिल्कुल सही बात है, मैंने एक बार आपको बताया था, और कई बार आपसे इनफैक्ट ये बात कही जाती है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा था। इनफैक्ट अगर हम ये कहते हैं कि भाई मान लो ये ऐसे कोई वायर है, तो उस वायर में तो स्पेशली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू रो जे।
उसी से तो V इक्वल टू आई आर आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट होएगा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ठीक है, और इसका मतलब यहां पे ये है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के तो खैर ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, इसमें अगर कोई शक ही नहीं है। अंदर फील्ड जीरो थी होती, बाहर नॉन जीरो होती, यहां पे उन्होंने उल्टा बोल दिया, गलत हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द पाइप इज जीरो, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि कुल मिला के तो न्यूट्रल ही है, कोई भी करंट कैरिंग वायर कुल मिला के न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने प्लस है उतने प्लस हैं भाई। अगर कोई वायर है, ये वायर है, तो इसमें मैं मानता हूं इधर से इलेक्ट्रॉन घुसे, उधर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन घुसे उतने ही तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, चार्ज कंजर्व्ड है। और जितने इलेक्ट्रॉन थे उनके कोरस्पॉन्डिंग प्रोटॉन्स भी थे, फिर जितने इलेक्ट्रॉन आए उतने निकल गए। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा बराबर रहेंगे, और इसका मतलब ये न्यूट्रल है। और न्यूट्रल है तो इसका मतलब अगर एक वायर है, ठीक है, अगर ये न्यूट्रल है तो इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? जीरो आएगी। अगर ये वायर न्यूट्रल है तो इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी बच्चों? वो जीरो आएगी। समझ में आ गई वाली बात? और जो सरफेस है, सरफेस में करंट जा रहा है, जहां भी करंट जाएगा वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही सही, यानी कि आंसर आ जाएगा कैलकाटा। सो द करेक्ट आंसर इज कैलकाटा एंड नो डाउट अबाउट दैट। सबको समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया पो, ठीक है। आरफा, ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो सवाल है वो ये, क्वेश्चन नंबर 8। अ लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट प्रोड्यूसेस सोलिनॉइड। सोलेनॉइड के बारे में जान लो पहले, इससे पहले क्या सवाल कर रहा हूं, सोलेनॉइड के बारे में कुछ विशेष बातें। सोलेनॉइड क्या होता है भाई? सोलेनॉइड में ये होता है कि एक तो होता है एक रॉड है, ठीक है, और उस रॉड के ऊपर एक तार लपेटा गया, यहां से तार लेके गए और उस तार को इस तरीके से इसके ऊपर लपेट दिया, ठीक है। यहां पे करंट घुसा, यहां से करंट बाहर आ गया। वैसे तो ये जो वाइंडिंग्स है ये बहुत स्लो, बहुत क्लोज होती है, और ये जो करंट है वो इस तरीके से इसके अंदर से जा रहा है। अगर ये बहुत क्लोज वाइंडिंग्स होती हैं तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली सर्कल्स हैं, और उसकी वजह से जो अंदर जो फील्ड आती है वो फील्ड आ जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर वो फील्ड इस डायरेक्शन में आ गई, ये फील्ड ऐसे आ गई, तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि ये फील्ड, अगर ये लॉन्ग सोलेनॉइड है, जो कि हमारे सिलेबस में सिर्फ लॉन्ग सोलेनॉइड ही है, लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में दिस फील्ड इज गिवन बाय म्यू नॉट एन आई। लॉन्ग का मतलब क्या है समझ लो, कि अगर ये लेंथ है L, अगर ये लेंथ है L, ठीक है, अगर यहां पे ये जो लंबाई आ रही है ये L आ रही है, और ये जो रेडियस है ये R है, अगर L बहुत बड़ा है R से, सुई जैसा, सुई बड़ी बहुत लंबी नहीं होती सुई, या अगर मैं स्ट्रॉ की भी बात करूं या पेन के रिफिल की बात करें, ये स्ट्रॉ है एक्चुअली, पेपर वाली स्ट्रॉ है, ये व्हाइट कलर की इसलिए यूज करिए ताकि आपको अच्छे से सब ब्लैक ब्लैक में नजर आ जाए। तो अगर अब ये जो स्ट्रॉ है ये एक मतलब इसकी लंबाई कुछ है, पर इसके रेडियस के सामने इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मैं इसको इनफाइनाइट की तरह ट्रीट कर सकता हूं। ऑन द अदर हैंड, अगर मान लीजिए कि मैं कोई थोड़ा मोटा सिलेंडर ले लेता, फॉर एग्जाम्पल, पड़ा तो था यहां पे, मैंने स्पेशली इसीलिए लाके रखा था, हाँ ये रहा भाई। जैसे मान लो कि आपने यहां पे एक ऐसे डब्बा लिया, ठीक है, एक सिलेंडर ले लिया। अब ये जो सिलेंडर है इसकी कुछ चौड़ाई है, ठीक है, इसकी लंबाई इस रॉड की लंबाई से, इस स्ट्रॉ की लंबाई से छोटी है, लेकिन फिर भी मैं इसको सॉलिड सिलेंडर की तरह ट्रीट नहीं कर सकता, या लॉन्ग सोलेनॉइड की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो रेडियस के सामने बहुत बड़ी नहीं है, उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी नहीं है। एनीवेज, अंदर फील्ड म्यू नॉट एन आई होती है, बस इस बात को ध्यान रखना है, बाहर जो फील्ड होती है वो हमेशा जीरो होती है फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड्स। चलो, अ लॉन्ग सोलेनॉइड, हमारे सिलेबस में सिर्फ लॉन्ग सोलेनॉइड्स ही हैं। Carrying a current produces a magnetic field B along its axis. If the current is doubled and the number of turns per centimeter is halved, the new value of the magnetic field is. करंट को डबल कर दिया, n को आधा कर दिया। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो n को आधा कर दिया, I को डबल कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट आएगा? मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया भाई। म्यू नॉट वही है,
एन आधा हो गया, करंट डबल हो गया, तो 2 से 2 कट गया, आंसर आ जाएगा बॉम्बे। समझ में आ गई क्या बात ये वाली? तो ठीक है, आंसर इसका आ जाएगा बॉम्बे। 8th क्वेश्चन का आंसर आ गया बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन, मीन रेडियस ऑफ अ टोरॉइड। अब टोरॉइड आ गया। टोरॉइड क्या होता है? टोरॉइड में बेसिकली कुछ नहीं है, यही सोलेनॉइड जो था ना, यही वाला जो सोलेनॉइड था, इसी को ऐसे उठाया, इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे मोड़ के इसके दोनों एंड्स आपस में जोड़ दिए। तो जो टोरॉइड होगा वो देखने में कैसा लगेगा? टोरॉइड देखने में ऐसा लगेगा कि ये ऐसा और ये ऐसा, और इसके ऊपर लपेट दिया तार कई बार, इसके ऊपर लपेट दिया तार कई बार। कैसे लपेटा? 1 मिनट। तो यहां से वायर आया, ये यहां से गया, इस पे घुस गया, फिर यहां से इधर, यहां से ऐसे, ये इस तरीके से वायर जो था वो घूमता चला गया। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि बेसिकली देखा जाता है ऐसे करंट ऐसे 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 घूम रहा है, तो उसकी वजह से जो फील्ड होगी वो इसके अंदर अंदर इस तरीके से रहती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से इसके अंदर घूमती रहती है। दिस इज कॉल्ड अ टोरॉइड। अब टोरॉइड के अंदर बेसिकली जो फील्ड होती है दैट इज गिवन बाय, अंदर फील्ड यूनिफॉर्म है। हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि ये रेडियस जो है, यहाँ पे एक मीन रेडियस होता है, आर मीन, अंदर वाला रेडियस बाहर वाला रेडियस दोनों करीब करीब आपस में बराबर है। इनफैक्ट तीनों ही आपस में बराबर है, ये अंदर वाला रेडियस, ये बाहर वाला रेडियस और आर मीन, ये सब आपस में करीब करीब बराबर है। और जो फील्ड होती है अंदर, वो अब एक बार फिर अंदर जो फील्ड होती है दैट इज एक्चुअली गिवन बाय द सेम एक्सप्रेशन, B इज गिवन बाय म्यू नॉट एन आई, या म्यू नॉट इंटू कैपिटल N I बाय 2 पाई आर मीन। मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n अपॉन 2 पाई आर एम, ये बन जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि फॉर्मूला वही है जो पहले था, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन में मीन रेडियस ऑफ अ टोरॉइड इज 10 सेंटीमीटर, मीन रेडियस दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 500 दे रखे हैं। इफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0.1 एम्पियर देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर द टोरॉइड इज। सब दे रखा है, पूरा फॉर्मूला आपके सामने है। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो, बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है, और समय आपको मिलेगा 30 सेकंड्स, क्योंकि काफी समय दे चुका हूं ऑलरेडी। 30 सेकंड मेरे ख्याल से काफी होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो बच्चों जल्दी से कर डालो। ठीक है, चलो 9th क्वेश्चन का आंसर रुकैया ने, शिनचैन ने, भवानी ने और राजपूत ने, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी दे दिया है, दिल्ली दे दिया है। ठीक है, थैंक यू चंदन, डायग्राम अच्छा बन गया क्या? बाई चांस बन गया होगा। चलिए सॉलिड वन शॉट, हाँ मैं वन शॉट्स ले रहा हूं बेटा। इनफैक्ट अभी अभी लेना शुरू किया है, कल मैंने रात को एक वन शॉट लिया था सेंटर ऑफ मास के ऊपर क्वेश्चंस को। अब अगला वन शॉट रोटेशन का आ रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट, अब शुरू कर दिए हैं। ठीक है मयूर, चलिए आरफा जी वापस आ गई। ये क्या खुल रहा है? हाँ, तो क्या करना है देखो, अब यहां पे बस वैल्यू डालनी है और तो कोई खास बात है नहीं इसके अंदर। कैसे डालोगे वैल्यू? तो म्यू नॉट आई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.1 अपॉन 2 पाई, रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, वो भी हो गया 0.1, और नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे 500। बस वैल्यू डाल, खत्म। 0.1 से 0.1 कट गया। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का एक काम करो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बन जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10 टू द पावर -7, और वो हो गया इंटू 1000। ठीक है, और अगर वो हो गया मल्टीप्लाइड बाय 1000 तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो ये इतने टेस्ला। ठीक है, तो ये हो गया 10 टू द पावर -4 टेस्ला, यानी कि आंसर आ जाएगा दिल्ली। 10 टू द पावर -4 टेस्ला इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गए बच्चों सबके? चलिए आगे बढ़ जाए क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलो भाई 10वां सवाल, हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन इनफाइनाइट वायर की तरह ट्रीट करना है। मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी होती है। फॉर्मूला पहले से बता दिया है, अब करो सवाल। हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन इज एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड।
जमीन से 4 मीटर ऊपर एक वायर, एक तार जा रहा है, एंड कैरीज अ करंट ऑफ 100 एम्पियर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वाह, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली बिलो इट ऑन द ग्राउंड इज। डायरेक्शन यहां पे थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, डायरेक्शंस को कैसे निकालेंगे। तो बताओ बच्चों क्या आएगा इसका आंसर। चलो एक काम करते हैं, इसमें आपको दिमाग लगाने के लिए, सोच समझ के तसल्ली से दिमाग लगाने के लिए 1 मिनट देता हूं, ठीक है। एक्यूरेसी का ध्यान रखते हुए और सही जवाब देना। चलो ट्राई करो, फटाफट से करो। हाँ जी, काफी ज्यादा टाइम मिल गया वैसे। हाँ, आंसर आने शुरू हो गए मेरे पास। आगरा मार्वल, अच्छा द मार्वल फैन, ओके। आगरा, कैलकाटा, कैलकाटा बॉम्बे, आगरा कैलकाटा, आगरा बॉम्बे कैलकाटा, आगरा कैलकाटा, बहुत सारे ए एंड सी। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले तो भाई पहली बात तो ये है कि मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो म्यू नॉट करंट दे रखा है कितना है 100 एम्पियर्स अपॉन 2 पाई और डिस्टेंस दे रखा है 4 मीटर। तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को तो 10 टू द पावर -7 बोल ही देते हैं, और ये हो गया 50 इंटू 10 टू द पावर -7, यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर -6 तो आ ही गया है टेस्ला, यानी कि 5 माइक्रो टेस्ला। तो आंसर मतलब मैग्नीट्यूड तो आ गया। इसका मतलब एक बात तो पक्की है, आगरा दिल्ली तो गलत है। अब सवाल आता है बॉम्बे और कलकत्ता का, इन दोनों में से क्या है। इतना समझ में आ गया सबके। अब देखो, अगर वायर हॉरिजॉन्टल था, अगर वायर हॉरिजॉन्टल था, मैं ये इधर बनाता हूं, ठीक है। हमें पता है ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है साउथ, ये क्या है वेस्ट, ये क्या है ईस्ट। करंट कहां से कहां जा रहा है, करंट जा रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब करंट इधर जा रहा था। पूछा कहां गया है, फील्ड कहां पूछी है, 1 2 ऊपर हवा में, 3 या नीचे अंदर 4। फील्ड पूछी कहां गई है। कई बार क्या होता है यहां पे, इस क्वेश्चन को एक्चुअली लेने का एक रीजन ये था, कई बार हमारे प्यारे बच्चे क्या करते हैं, साउथ मतलब नीचे मान के चलते हैं। उनसे बोलो नीचे क्या है, साउथ। अरे नीचे साउथ थोड़ी है, नीचे पाताल है, नीचे धरती है, ऊपर आसमान है, ठीक है। एक्चुअली एक तो ये वो भी है ना, कश्मीर जो है वो धरती का स्वर्ग है। स्वर्ग तो ऊपर होता है भगवान के पास। तो मुझे ये बचपन में बड़ा कंफ्यूजन था, ठीक है। स्वर्ग कहाँ है, ऊपर, और कश्मीर ऊपर ही है, वो नॉर्थ। बड़ा भाई ऐसा है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ऊपर यहां है नीचे ये है। अब अगर ये ईस्ट से वेस्ट अगर एक तार जा रहा है तो नीचे का मतलब डायरेक्टली बिलो द वायर का मतलब हो गया इस बोर्ड के प्लेन में अंदर, इस वायर के पीछे। अगर वायर ये वाला है, अगर वायर ये वाला है तो हम इस जगह पूछ रहे हैं, ये साउथ में मत बता देना आंसर। समझ में आ रही है वाली बात। अगर वायर ये वाला है तो उसमें करंट इधर जा रहा है, तो फील्ड इस जगह पूछी जा रही है, इसका मतलब फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, यानी कि साउथवर्ड्स। So the answer will actually be southwards and the correct answer is Calcutta. ठीक है, समझ में आ गई वाली बात, क्लियर है इतना। चलो समझ में आ गया, ठीक है। कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर, बॉम्बे नहीं है, कैलकाटा है। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। फिर अब मेरे ख्याल से टाइम खत्म हो गया लेकिन हमारे पास, तो कोई बात नहीं। एक तो क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, और फिर उसके बाद 12 है। ये दो सवाल हो गए। चलो फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, अलॉन्ग विथ फॉर्मूले ऑब्वियसली क्वेश्चंस। सिंपल सी बात, छोटा सा मैं आपको बता दूं, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज की जब भी हम बात करते हैं तो वो कैसे निकलता है। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज ऑलवेज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर ये फोर्स निकाल रहे हो तो वो होती है Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। Force on a moving charge is always given by this expression,
ठीक है। और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर उसकी कुछ वेलोसिटी है तो फोर्स इज गिवन बाय दिस। ये फोर्स जीरो कब कब होगी? दिस फोर्स इज जीरो इफ नंबर 1 या तो चार्ज ही ना हो, सही बात है, चार्ज ही नहीं होगा तो फोर्स किस पे लगेगी। नंबर 2 या मैग्नेटिक फील्ड ना हो, सही बात है, मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं तो फोर्स कौन लगाएगा। नंबर 3 या वेलोसिटी ना हो, मतलब ये हो सकता है कि पार्टिकल भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और पार्टिकल पे चार्ज भी है, फिर भी उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही। वो कब होगा? जब वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा होगा, ठीक है। अगर मतलब बेसिकली मैं तो जैसे क्लास में बताता था, हमेशा ये बोलता है जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है डायनासोर जैसी होती है, ठीक है। जबकि भाई जब तक पार्टिकल वहीं स्टेशनरी है तब तक उसको समझ में नहीं आ रहा सामने है, लेकिन जब उसने चलना फिरना शुरू किया तो अरे हिला पकड़ते उसमें फोर्स लगा देते हैं, ठीक है। तो फोर्स तब तक ही लगती है जब तक कि वो वेलोसिटी थी। उसमें भी एक खास बात और है, एक और केस है जब वहां पे फोर्स जीरो होती है, वो ये है कि अगर वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो भी फोर्स जीरो हो जाएगी। तो ये 4 केसेस होते हैं जब फोर्स जीरो होती है। सबको समझ में आ गया ये वाली बात? अच्छा और एक मिनट, ओके शहबाज, थैंक यू बच्चे। हेलो हेलो हेलो, हाँ चलो पहले अपन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, तब तक फिर मैं बच्चों से बातचीत करूंगा। अल्फा पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ इतना, ये फोर्स दे रखी है अल्फा पार्टिकल को जो फोर्स लगी, व्हेन इट मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतने वेबर पर मीटर स्क्वायर, देन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज। तो परपेंडिकुलर बता रखा है तो v क्रॉस b सीधे vb हो गया, तो फोर्स हो जाएगी qvb। q आपको पता है, फोर्स भी आपको पता है, सॉरी फोर्स पता है, q पता है, b पता है, तो v निकालना है। कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को? चलो जल्दी से मुझे, ये है क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट से मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बता दो बच्चों, और टाइम आपको मिलेगा 30 सेकंड्स, क्योंकि काफी समय से ये सवाल स्क्रीन के ऊपर है। जल्दी से बताओ आपके हिसाब से इसका आंसर क्या आ रहा है, फटाफट से शुरू हो जाओ। हाँ जी, प्रतीक क्या बता रहे हैं? एनसीईआरटी डीसी पांडे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनफ फॉर नीट 2022। एनसीईआरटी, हाँ मतलब देखो एक्चुअली नो डाउट बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है जो आपने बताया, पर यहां पे मुझे एक ही चीज से, एक ही वर्ड से दिक्कत है आपकी पूरी बात के अंदर। आपने पूछा क्या एनसीईआरटी डीसी पांडे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट 2022 के लिए इनफ हैं। मेरे दिमाग का घंटा यहां पर सिर्फ एक ही वर्ड पे बजा और वो है इनफ। व्हाट डू यू मीन बाय इनफ? एक बात मुझे समझा दो, क्या इस इनफ का मतलब क्या है? कितना, मतलब इनफ फॉर व्हाट? इनफ फॉर 720 और 720 और इनफ फॉर 600, ठीक है। इनफ, मुझे इनफ तब लगता है जब व्हेन यू कैन मतलब क्लेम कि सर कुछ भी हो जाए मैं फर्स्ट रैंक ले आऊंगा हिंदुस्तान में, तब तो ठीक है, तब तो इनफ ठीक है। अदरवाइज मतलब व्हाट इज इनफ? हाँ मुझे एटलीस्ट ये है कि भाई 650 का स्कोर अगर आप टारगेट करोगे, हाँ सर 650 से आ जाएंगे नो डाउट, लेकिन शर्त ये है कि ये सारे क्वेश्चंस ऐसे, मतलब आपको प्रैक्टिस इतने अच्छे से होनी चाहिए कि आप इनको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ठीक है। बिल्कुल खटाखट हवा में सॉल्व होनी चाहिए सवाल, तभी मजा आएगा। एनीवेज लेट्स से, चलो भैया वाला सवाल सॉल्व कर लेते हैं। आंसर आने शुरू हो गए क्या? बिल्कुल, फर्स्ट का आंसर मिस राजपूत, केम छो, रकैया, मिनाज, अनुप्रिया एंड और किसने बताया? भवानी, सबने बता दिया है बॉम्बे। चलो हाँ बेटा, मैं तो एनसीईआरटी फॉलो करता हूं, मैं क्यों नहीं फॉलो करूंगा? एनसीईआरटी को के बिना तो कुछ है ही नहीं, वो तो गीता है, ठीक है। बिना एनसीईआरटी के बाहर से तो हम कुछ पढ़ाते ही नहीं है, ठीक है। चलो अल्फा पार्टिकल दे रखा है तो अल्फा हम ये कह सकते हैं फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q इंटू वी। अब ये बता रखा है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि Q V क्रॉस B जब लिखते तो वो V B sin 90 आ जाता, ठीक है। sin 90 आते ही sin 90 को लिख दिया 1, तो फोर्स की वैल्यू आ गई Q V B। फोर्स दे रखी है यहां पे आपको 3.84 10 to the power -14। चार्ज पता है आपको, अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है? वो होता है उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ ई हो गया 1.6 इंटू 10 to the power -19। ये हो गया चार्ज, और वेलोसिटी v मान लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 0.2, ठीक है। अब यहां पे बस वेलोसिटी के लिए सॉल्व करना है, तो इसको नीचे ले आओ और सॉल्व कर डालो। जैसे आप सॉल्व करोगे, सॉल्व होके आंसर एक्चुअली इसका आ जाता है आगरा,
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए, अच्छा क्या बात है भवानी, तुम तो शायरी करने लग गए, कुमार विश्वास जाग गया तुम्हारे अंदर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई? सेकंड क्वेश्चन पूरा पढ़ो, सवाल बताओ और 1 मिनट मिलेगा आपको पूरा का पूरा। क्या याद करोगे तो पूरा 1 मिनट मिला था। ठीक है, प्यार व्यार दिखाते रहो बच्चों, हार्ट फार्ट दिखाते रहो चैट सेक्शन के अंदर, कीप इट लाइव एंड कीप अटेम्प्टिंग। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, हाँ सिर्फ देखने बहुत मजा आ रहा है हमको, तो बेटा जितनी तेजी से घुसेगा उतनी तेजी से बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखते रहें क्वेश्चंस को, खुद से सॉल्व करते रहें और प्यार दिखाते रहें। ठीक है, मतलब मेरे प्यार करने का मतलब मुझसे प्यार दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप लाइक्स ही दे दो या ये कर दो। मुझसे प्यार दिखाने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप मेरे साथ एंगेज रहते हो, अपने फ्रेंड्स को बुला के लाते हो, बस उतना बहुत है मेरे लिए। ठीक है, कीप एंगेजिंग, मतलब कीप अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस, और भैया डॉक्टर बन जाओ, सारा प्यार एक साथ दिख जाएगा लास्ट में। ठीक है, चलिए क्या आया भाई सेकंड का आंसर? क्वेश्चन नंबर जरूर लिखें बच्चों आंसर्स के साथ में, ताकि मुझे समझ में आए कि आप कौन से क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। हिना ने बताया आगरा, अमर दिल्ली, श्रवण दिल्ली, चलो भवानी दिल्ली। चलो देख लेते हैं भाई क्या आ रहा है इसके अंदर। If an electron enters a magnetic field with its velocity pointing in the same direction as magnetic field, ठीक है, तो क्या होगा भाई? सिंपल सी बात यहां पर यह है कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में है, और एक इलेक्ट्रॉन स्वयं साक्षात यहां पे इसी डायरेक्शन में घुस गए, तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी जो है वो पैरेलल हो गई है मैग्नेटिक फील्ड के। और जैसा कि हमने अभी देखा था यहाँ पे कि वेलोसिटी अगर पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के तो फोर्स होती है 0, तो इसका मतलब फोर्स हो जाएगी 0, यानी कि पार्टिकल जिधर जा रहा है उधर ही चला जाएगा। सो द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिमेन अनचेंज्ड। बिल्कुल सही जवाब, दिल्ली इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दीज आर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर नीट 2021 बच्चों, कई बार बताया है मैंने आपको, फिर से मैं आपको याद दिला दूं, ये सवाल अगर आप अपने आप सॉल्व करते हैं, इनफैक्ट बाद में भी अगर आपसे हो जाते हैं, अगर आप सॉल्व कर पाते हैं, तो यू कैन रेस्ट एश्योर कि ये जो मेरा पूरा का पूरा सीरीज है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की, उसके अंदर से, वैसे तो मैं तहे दिल से जानता हूं, अंदर से मैं ये बात जानता हूं कि इसके बाहर नीट में कुछ आ ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी जस्ट टू बी अ लिटिल हम्बल और जस्ट टू बी अ लिटिल ऑन द सेफर साइड आई वुड से कि भैया नीट में से 80 से 90% क्वेश्चंस इसी सीरीज में से आने वाले, या तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस या ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस विद द सेम कंसेप्ट्स। ठीक है, ये तो मैं आराम से कह सकता हूं। 100% बोलने में एक्चुअली मुझे भी थोड़ी सी हिचक होती है कि यार क्या पता एक आध सवाल को इधर उधर से कोई पूछ ले, लेकिन लाइक 42 क्वेश्चंस जो हैं वो तो आपके 45 में से इसी सीरीज में से आएंगे। ये सीरीज करके चले जाओ, हो जाएगा तुम्हारा काम। चलिए समय हो गया, 10 सेकंड रह गए थे, मैंने बंद कर दिया। अ चार्ज, हाँ भाई थर्ड क्वेश्चन के आंसर्स क्या आ रहे हैं? चलो अंकुश ने बता दिया आगरा, अमर बॉम्बे, और क्या है रखैया बॉम्बे, परी दिल्ली, क्या बात है, भवानी कैलकाटा, सारे अलग अलग जा रहे हैं यार, आगरा बॉम्बे कैलकाटा दिल्ली सारे आ गए यहाँ पे। A charge having Q by M, यहाँ पे Q by M की वैल्यू दे रखी है 10 to the power 8 कूलम पर किलोग्राम, with velocity भी दे रखी है 3 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड, enters into a uniform magnetic field B जो 0.3 टेस्ला है, at an angle 30 डिग्री with the field direction, then the radius will be। चलिए बहुत ही बढ़िया, फील्ड के डायरेक्शन से 30 डिग्री एंगल पे रे घुस गई, तो भाई अगर मान लीजिए फील्ड इधर की तरफ है, ठीक है, ये फील्ड है और पार्टिकल जो घुसा वो मान लो ये 30 डिग्री पे घुस गया, ये एंगल आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अब अगर ये पार्टिकल 30 डिग्री पे घुस गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट थे, ये वेलोसिटी हो गई, इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट थे, एक ये वाला और एक ये वाला, ध्यान से समझना। ठीक है, चार्ज दे रखा है आपको, मास आपको दे ही रखा है, रेडियस की वो बात कर रहे हैं। तो देखो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हैं, एक वेलोसिटी ये वाली है जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, इस वेलोसिटी की वजह से कोई फोर्स नहीं है, लेकिन इस वेलोसिटी, लेकिन ये जो वेलोसिटी जिसका ये वाला एक कंपोनेंट आ रहा है, इस वेलोसिटी का यहाँ पे एक कंपोनेंट आ रहा है, उसकी वजह से फोर्स लगेगी, और जो फोर्स होगी वो उसके में जो रेडियस आता है वो रेडियस होता है mv/qb। इस बात को आप हमेशा के लिए याद रख सकते हो। फिर भी मैं एक बात दिखा देता हूं, जैसे भाई मान लो
कि अगर एक सर्कल है इस तरीके का, ठीक है, अगर एक सर्कल है यहां पे, एक पार्टिकल यहां लिया मैंने, मान लीजिए ये वाला, और इस पार्टिकल को लेटस से मैंने इधर की तरफ एक वेलोसिटी दे दी v, जिसमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो थी यहां पे वो अंदर की तरफ थी b, ठीक है। इस पार्टिकल की वेलोसिटी थी v, चार्ज था इसका q, मास था इसका m। तो मैं ये कह सकता हूं कि v और v क्रॉस b, फोर्स क्या होती है बेटा, फोर्स होती है q इंटू वी वेक्टर क्रॉस b वेक्टर होती है फोर्स, ठीक है। तो वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो v क्रॉस b कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल से। तो v क्रॉस b आ जाएगा ऊपर की तरफ, यानी कि इस केस में इस पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी ऊपर की तरफ, और वो होगी QVB, और ये वही फोर्स है जो mv² बाई r के बराबर है, क्योंकि ये सर्कल पे घूमने वाला है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जैसे आपने ये लिखा v से v कट गया, और हम ये कह सकते हैं कि रेडियस की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है mv/qb। आई होप आपको ये वाला डेरिवेशन पता होगा। अब बस यहां पर यही है कि वेलोसिटी b के परपेंडिकुलर नहीं थी, यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और b इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो b अंदर है और वेलोसिटी इधर है, तो दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, वेलोसिटी और b के बीच में एंगल 30 डिग्री दे रखा है ना, 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। वेलोसिटी जो है वो 30 डिग्री पे जा रही है, इसका मतलब हमें वेलोसिटी का सिर्फ वो कंपोनेंट चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो जो वेलोसिटी हम लोग यहां पे डालेंगे वो हो जाएगा m/q। इनफैक्ट एक्चुअली q/m दे रखा है 10⁸, तो मैं डिनोमिनेटर में 10⁸ लिख देता हूं। b की वैल्यू दे रखी है 0.3, चलो ठीक है। मास हो गया, वेलोसिटी दे रखी है 3 × 10⁵। बस अब इसको सॉल्व करना है। इनफैक्ट सॉरी, वेलोसिटी ये थी, वेलोसिटी इसका sin 30 और आएगा, ठीक है, इसका sin थीटा और आ जाएगा, क्योंकि मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए। ये v है तो ये v sin थीटा है, ये है v sin थीटा, ये है v cos थीटा। v cos थीटा हमारे लिए बेकार हो गया अगर ये थीटा है तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे चाहिए v sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू आ गई sin 30, sin 30 अगर आ गया है तो बस वैल्यू डालो और आंसर निकालो। तो जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू डालते हो 0.3 कट जाएगा, एक हाफ आएगा, तो 0.5 जैसा कुछ तो नजर आना चाहिए, ठीक है। चलिए एनीवेज देख लेते हैं। तो आंसर जो आएगा वो आ जाएगा बॉम्बे, एंड दैट इज द करेक्ट। वो 0.5 तो आना ही था, ठीक है। तो बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर बच्चों। समझ में आ गई वाली बात, 0.5 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। इसको सॉल्व करेंगे 0.5 सेंटीमीटर आ जाता है। अब आया क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से बताओ इस वाले का आंसर। बिल्कुल छोटा सा सवाल है, 30 सेकंड दूंगा इसको सॉल्व करने के लिए, पढ़ के चलो 45 ले लो, चलो 30 थोड़ा ज्यादा कम हो जाएगा, पढ़ना भी है भाई सवाल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 45 सेकंड्स में क्या आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं बच्चों? चलो। हेलो फ्यूचर डॉक्टर, हेलो विनय, कैसे हो आप? राजपूत इधर पढ़ लो, किसको घर बुला रहे पता नहीं। हेलो अमित, थर्ड का बॉम्बे, हाँ थर्ड का बॉम्बे, बिल्कुल सही बात है। हाँ फोर्थ क्वेश्चन चल रहा है बेटा, अभी फोर्थ क्वेश्चन दिया है एम्स। फिर लेट हो गई तुम आज। हाँ जी, फोर्थ का आंसर आगरा, कैलकाटा। हाँ ए फॉर एम्स वाला डॉक्टर। चलो आगरा, पब्लिक आगरा बता रही है। When a charged particle enters in a uniform magnetic field, its kinetic energy। ध्यान से समझना, फोर्स क्या होती है बेटा? फोर्स होती है Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यही होती है ना फोर्स। और यहां से मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चलती है, और वो ये है कि वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर है फोर्स के। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी वैसे तो परपेंडिकुलर है फोर्स के, पर खास बात यहां पर यह है कि जब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो यहां से मुझे पता चलता है कि पावर 0 है। मतलब जब भी पार्टिकल कहीं भी जा रहा होगा, वेलोसिटी अगर इधर है तो फोर्स हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगी, और अगर फोर्स हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हो गया कि जो पावर है या जो रेट ऑफ वर्क डन है वो हमेशा 0 ही आने वाली है। और अगर रेट ऑफ वर्क डन 0 आ रही है, इस बात का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ वर्क डन 0 आ गई, इसका मतलब बस सीधी सी बात ये है कि कभी वर्क हुआ ही नहीं, और वर्क नहीं हुआ तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है, देख रहे हो आप, हम लोग एक्चुअली इस सीरीज के अंदर क्वेश्चंस के साथ साथ उस चैप्टर के और पुराने रिवीजन भी करते जा रहे हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी होता है जब वर्क ही नहीं हुआ। इस वाली बात को वैसे मैं प्यार से ये कहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही निकम्मी, निखट्टू और नाकारा किस्म की होती है और ये कभी कोई काम नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बहुत ही निकम्मी, निखट्टू और नाकारा किस्म की होती है और ये कभी कोई वर्क नहीं करती। वर्क डन हो गया 0 तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी हो गया 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी कांस्टेंट। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा आगरा। बिल्कुल सही जवाब बहुत सारे बच्चों का, शाबाश बच्चों। चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। चलो भाई, 5वां सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जल्दी से बता दो। रेडियस की वैल्यू mv/qb है, ध्यान रखना 1 मिनट का समय ले लो भले ही, वैसे 1 मिनट थोड़ा ज्यादा ही है, पर मेरा टारगेट एक्चुअली ये रहता है कि स्पीड से ज्यादा आप एक्यूरेसी पे ध्यान दें। ज्यादा एक्यूरेट आपके आंसर्स होने चाहिए, स्पीड तो कोई बात नहीं, ठीक है। जब आप बहुत एक्यूरेसी पे ध्यान देके आप खूब सारे क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे अपने आप ही आपका जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पीड पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो एक्यूरेसी अपने आप नहीं बढ़ेगी। सवाल आया तुक्का तो कद्दू एक्यूरेसी बढ़ेगी, लेकिन एक्यूरेसी बढ़ाओगे तो दिमाग बढ़ेगा, स्पीड अपने आप बढ़ती चली जाएगी, लॉजिकल एबिलिटी आपकी बढ़ती चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जल्दी से बता दो मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, रोहित ने बता दिया है बॉम्बे, और किसने बताया? फोर्थ का तो बेटा निकल गया क्वेश्चन, ठीक है। अपन 5th की बात कर रहे हैं। मनोज, शायद आप 5th का बता रहे हैं। आगरा, ताहिरा ने बताया बॉम्बे, अनुप्रिया बॉम्बे, चलिए मिस राजपूत बॉम्बे, भाग्यश्री बॉम्बे, शिवाशीष है ना, हाँ वो दिल्ली बता रहे हैं, ठीक है। करमचंद ने बताया बॉम्बे। चलो देख लेते हैं क्या आया भाई आंसर। 2 पार्टिकल सेक्शन Y हैव इक्वल चार्जेस एंड पोजेसिंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर है भाई, वेलोसिटी बराबर नहीं, ध्यान से रखना, काइनेटिक एनर्जी बराबर है। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्क्राइब सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर मासेस इज। बढ़िया सवाल, देखो ध्यान से, आ रहा, तसल्ली से करेंगे, पूरा 1 मिनट दिया था मैंने आपको। हम यहां पर ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है ½ mv², ठीक है। वैसे रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है mv/qb, ठीक है। 2 पार्टिकल ऑफ मास, ये यहाँ पे इक्वल चार्जेस हैं, चार्जेस इक्वल हैं, बीबी सेम है। एक्चुअली इसको मैं p/qb बोल सकता हूं क्या? शायद आपने कभी ये वाली बात सुनी होगी बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली p²/2mv होती है, या p की वैल्यू √2 km होती है, ठीक है। वो यहीं से डिराइव हो जाता है क्योंकि p की वैल्यू mv है, ठीक है। अब अगर ये सारी बातें हमने कर ली तो मेरे ख्याल से मैं p को ही काइनेटिक एनर्जी में डाल देता हूं, तो रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी √2 km/qb। इन जनरल एक्सप्रेशन ये वाला आ जाएगा क्या? आप ये वाला एक्सप्रेशन याद रखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। रेडियस इक्वल टू mv/qb तो रहता ही है, ये वाला एक्सप्रेशन भी आप याद रख सकते हैं। इनफैक्ट 2-3 बार डिराइव कर लो, अपने आप याद हो जाता है। जैसे ही आपने √2 km रखा, अब क्या आएगा इसके अंदर? बस सीधी सी बात है, q सेम है, b सेम है, 2 सेम है। तो यहां पे मुझे क्लियरली एक चीज नजर आ रही है, और वो क्या है बच्चों? वो ये है कि रेडियस जो आ रहा है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है √k के, ठीक है, √km के, एक्चुअली √km के प्रोपोर्शनल आ रहा है। qb और 2 तो सब सेम है। अब पूछा क्या गया है? रेशियो ऑफ देयर मासेस पूछा है। काइनेटिक एनर्जी, अरे काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल है, चलो ये भी अच्छा हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि R1/R2 की वैल्यू आ जाएगी √m1/m2। तो मासेस का रेशियो एक्चुअली हो जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर। तो मैं यहां पे कह सकता हूं m1/n2 की वैल्यू हो जाएगी R1/R2 का होल स्क्वायर। तो R1/R2 का होल स्क्वायर मतलब सही आंसर हो जाएगा कैलकटा। समझ में आई कि नहीं आई बच्चों सबको ये वाली बात? बिल्कुल सही बात है, 5th का आंसर हो जाएगा कैलकटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 6। छठा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा बच्चों। एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मास m and kinetic energy E enters
in a uniform magnetic field be perpendicularly, then its frequency of uniform circular motion will be. रेडियस की हमने अभी बात करी थी, वेलोसिटी की बात आ चुकी है, फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जा रहा है. 45 seconds I think would be sufficient for you to answer this question. वैसे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अब डिराइव कर लेंगे हम लोग. ठीक है, चलो. अच्छा, मैं यहां से एक चीज मुझे अभी एक याद आई डेरिवेशंस के नाम पे. रोटेशन कैसा लगता है तुमको? तो बहुत जल्दी मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूं बच्चों, पूरी रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन की 6 घंटे की मैराथन क्लास. ठीक है, जिसमें पूरा रोटेशन हम जीरो से पढ़ेंगे भी और खूब सारे क्वेश्चंस भी करेंगे. सो आई होप यू लाइक दैट क्लास, और उसमें आपके जितने भी कंसेप्ट्स हो जो इधर उधर हो रहे हैं वो सब बढ़िया से एकदम साफ हो जाएंगे और आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे. जो उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स लगती हैं, फटाफट कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम लोग करेंगे. और ये हम लोग करेंगे कब? ये हम करेंगे नेक्स्ट सैटरडे को. ठीक है, मतलब आज का तारीख 11 है ना. हाँ, नेक्स्ट मतलब कमिंग सैटरडे को. ठीक है, शाम को 6 बजे. ठीक है, चलिए. हाँ भाई, 6 का आंसर पब्लिक ने बताना शुरू कर दिया है. क्या बताया भाई? रिया ने बताया बॉम्बे, शिवाशीष कैलकाटा, शुभांगी बॉम्बे, एम्स टारगेट एम्स दिल्ली कैलकाटा, और रकैया बॉम्बे, सॉरी रकैया ने क्या बताया? कैलकाटा. अमित बॉम्बे. चलो देख लेते हैं. सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन घुस गया. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन घुस गया तो सर्कल में घूमेगा, सर्कल में घूमेगा. अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ, एक मिनट, एक साइड क्वेश्चन और है इसके अंदर, छोटा सा सवाल. मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, और एक भाई साहब थे इलेक्ट्रॉन. अगर उनको वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी गई है, पहले तो मुझे ये बताओ इनके ऊपर फोर्स कितना लगेगी. मतलब ये ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, बस ये बता दो. पहले तो ये बताओ, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, यू या एन. जल्दी से आपकी चैट बॉक्स के अंदर यू या एन मुझे दिखना चाहिए. ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अप या डाउन, ऊपर नीचे. जल्दी से बताओ बच्चों, पार्टिसिपेट करो, फटाफट से बताओ. फोर्स जो होती है दैट इज गिवन बाय क्यू वी क्रॉस बी. फोर्स इज गिवन बाय, फोर्स वेक्टर इज गिवन बाय क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. आई होप यू रिमेंबर दैट. वी क्रॉस बी किधर आएगा, फोर्स किधर लगेगी? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे. जल्दी से बताओ. हाँ जी, आंसर आने शुरू हो गया. नीचे 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 नीचे, ऊपर. शहबाज ने बताया बीच में ऊपर, बाकी सब नीचे 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 नीचे. एंड एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज, पब्लिक इज करेक्ट भाई, डेमोक्रेसी का जमाना है. ठीक है, नीचे. क्यों? क्योंकि वी क्रॉस बी तो ऊपर आएगा, राइट हैंड रूल. वी क्रॉस बी तो ऊपर आएगा, लेकिन चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स नीचे लगेगी. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इसका मोशन होगा वो मोशन करके होगा. मतलब ऐसे आवाज नहीं आएगी, लेकिन हाँ, तो ये मोशन इस तरीके का होगा. सिंपल सी बात है. फ्रीक्वेंसी पूछी है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 अपॉन टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड होगा 2 पाई आर बाय वी. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी होगी 1 अपॉन टाइम पीरियड, वो हो जाएगी वेलोसिटी अपॉन 2 पाई आर. और आर क्या होता है? आर अभी निकाला था अपन ने, वो होता है एम वी बाय क्यू बी. वी से कट गया वी और बचा क्या? क्यू बी बाय 2 पाई एम. दिख रहा है क्या? क्यू इज चार्ज, वो हो जाएगा ई, तो यानी कि यहां पे आ जाएगा ई बी बाय 2 पाई एम. ई बी बाय 2 पाई एम, एंड यानी कि कैलकाटा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. इनफैक्ट एक यहां पे इंपॉर्टेंट चीज और है जो आपको याद रहनी चाहिए, और वो ये, ओमेगा की वैल्यू हमेशा ही क्यू बी बाय एम होती है. ठीक है, और एक्चुअली ओमेगा 2 पाई एफ भी होता है. तो आप चाहो तो फ्रीक्वेंसी को यहां डाल के या ओमेगा को वी इक्वल टू आर ओमेगा से भी निकाल सकते हैं आप. ओमेगा की वैल्यू जो आती है, ये है याद रखने की चीज. जैसे रेडियस आप याद रखोगे एम वी बाई क्यू बी होता है, ऐसे ही ओमेगा भी आप याद रखोगे वो क्यू बी बाई एम होता है. समझ में आ रही बात? बिल्कुल, कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर. शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया. अगला सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 7. 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा बच्चों, और इसको सॉल्व करने के लिए समय मिलेगा आपको पूरा 1 मिनट. ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन मिले सबसे पहला तो आपको काम ये करना होता है, पेपर के ऊपर जितना कुछ लिख सकते हो डेटा लिख लो. एंड आई रियली डू होप कि आप अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो पेन पेपर हाथ में रख के कर रहे हो. ऐसा नहीं है कि वेब सीरीज चल रही है, अच्छा मुन्ना त्रिपाठी, हाँ, ऐसा नहीं करना है. ठीक है, आई होप आप लोग पेन पेपर लेके बैठे हैं और आप अच्छे से कर रहे हैं. ठीक है, चलिए
हाँ निखिल, और क्या हालचाल, सब ठीक है, बढ़िया सब घर में? बहुत बढ़िया शहबाज। अच्छा मैंने कहीं यू देखा था, ओके हो सकता है मैंने गलत देख लिया। चलिए अच्छा, जितने लोग पेन पेपर लेके पढ़ाई कर रहे हैं जरा एक बार हार्ट्स बनाना उसके अंदर, चैट के अंदर। पेन पेपर लेके कितने लोग बैठे हुए हैं? नीट की कसम है तुम्हें, नीट में सिलेक्शन की कसम, नीट में सिलेक्शन की कसम है, गलत नहीं बोल रहा। कितने लोग पेन पेपर लेके पढ़ाई कर रहे हैं या इसकी उसको लिख रहे हैं, वो जरा लिख के बताओ उसमें फटाफट से, ठीक है? हाँ हार्ट वार्ट बनाओ। अच्छा हार्ट बनाने नहीं आते, भरत ने हार्ट्स लिख दिया, लो कितने चाहिए आपको बताओ। हेलो साक्षी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्या आंसर क्या है? भवानी ने तो दे दिया डी फॉर धांसू डॉक्टर, और क्या आया? बहुत बढ़िया। शुभांगी ने बताया कैलकाटा, रिया दिल्ली, टारगेट एम्स दिल्ली। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पेन पेपर लेके अगर आप पढ़ रहे हो तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग बच्चे। चलिए इन अ मास स्पेक्ट्रोग्राफ एन आयन, क्या होता है ये मास स्पेक्ट्रोग्राफ? An ion A of mass number 24 and charge E and an ion B of mass number 22 and charge 2E are entered in the transverse magnetic field with same velocity. The ratio of radii of their paths. वैसे तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ या मास स्पेक्ट्रोमीटर चीज क्या है? एक एक्चुअली ऐसी डिवाइस है जो चार्ज और मास का रेशियो बताती है, ठीक है? और या फिर आप सिंपली ये कह सकते हो, देखो सीधी सी बात यहां पर ये है कि अगर आपको यहां पे बात करनी बेसिकली है तो यही कि चार्ज ये रेडियस की जो वैल्यू है वो mv/qb होती है, ठीक है? तो अगर मैं r1 अपॉन r2 बोलता हूं तो वो m1v1/q1b डिवाइडेड बाय m2v2/q2b हो जाता है। b तो सेम ही है, ठीक है? इन मास स्पेक्ट्रोमीटर एंड आयन, मास एक का 24 है, 24 m मास है और चार्ज ही है, और दूसरे का भी मास दे रखा है, चार्ज दे रखा है, एंटेड एंड ट्रांसफर मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम वेलोसिटी। तो दो चीजें अच्छी हैं, एक तो b सेम है, एक v सेम है। तो अगर b और v सेम है तो यहां से 1 और 2 हटा देता हूं मैं, और जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा देखो v से v कटेगा और b से v कटेगा, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि रेडियस 1 और रेडियस 2 का जो रेशियो आएगा वो हो जाएगा m1q2 अपॉन m2q1, ठीक है? जैसे ही ये लिखा, m1 की वैल्यू कितनी है? पहले का मास है 24 एटॉमिक मास यूनिट्स, तो उसको u बोल देता हूं, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, उसका चार्ज दे रखा है 1e डिवाइड बाय, नीचे आ गया 22 एटॉमिक मास यूनिट्स, और उसका चार्ज दे रखा है, एक मिनट चार्ज मैंने उल्टे लिख दिए, यहां पे आएगा 2e, ठीक है? और इसका e और उसका 2e। क्यों आया ऐसा? तो सिंपल सी बात है कि भाई Q2 जो था वो 2e था और Q1 जो है वो e है। M1 24u था, M2 22u है। ये लिखा u से u कटा, e से e कटा, 2 से ये 11 कट गया, और आंसर क्या आ गया? 24/11। तो दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत खूबसूरत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से बता दो बच्चों क्या आएगा इसका आंसर। समय आपको मिलेगा कितना? समय आपको मिलेगा फिर से, नहीं इस बार तो कम मिलेगा, 45 सेकेंड्स। चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। चलो जल्दी से बताओ बच्चों इसका आंसर क्या आएगा। हाँ जतिन मैं हूं ना। चलिए स्पेक्ट्रम मीन एब्जॉर्ब नहीं होता बेटा, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अलग अलग वेवलेंथ के कितने फोटोन निकले हैं, इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं नॉर्मली। चलिए 8th का आंसर आने शुरू हो गए। अमित ने बताया कैलकाटा, समीक्षा दिल्ली, रिया 0 दिल्ली मतलब, और मिनाज दिल्ली, भवानी कैलकाटा, कैलकाटा 0, कैलकाटा दिल्ली, दिल्ली 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 कैलकाटा, दिल्ली और कैलकाटा में लड़ाई होगी भैया जोरदार। चलिए
सही आंसर बताऊंगा अगर आप इसको जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कम से कम 10-12 लाइक आ जाएंगे, उसके बाद इसका आंसर बताऊंगा जल्दी से फटाफट। एनीवेज सुन लो यार तुम। अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, कितना बेकार सवाल है यार ये। मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, पार्टिकल भी इधर ही है, वेलोसिटी पैरेलल है बी के, और फोर्स होती है Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि फोर्स अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो v क्रॉस बी जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, यानी कि फोर्स हो जाएगी 0। तो आंसर होगा दिल्ली। सही है क्या? समझ में आ गई वाली बात सबके? बिल्कुल आसान सवाल, बिल्कुल शानदार सा। ठीक है, टारगेट एम्स दिल्ली, समझ में आ गया बेटा? आंसर इज दिल्ली, बिल्कुल सही बात रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से बताएंगे हमारे प्यारे बच्चे। पार्टिसिपेट करते रहो, मजा भी आता रहेगा, डोपामिन भी रिलीज होता रहता है और उसके साथ साथ पढ़ाई भी होती रहती है। इससे बेहतरीन चीज और क्या हो सकती है? खैर, इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 7.2 इंटू 10⁻18 जूल इज रिवॉल्विंग। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, सर्कुलर पाथ में मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है और रेडियस पूछा है। चलो, अभी बताया था मैंने इसका, इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसलिए मैं आपको 1 मिनट दे देता हूं। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसलिए दे रहा हूं, अदरवाइज ये 1 मिनट देने लायक सवाल है नहीं। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसलिए मैंने इसमें आपको थोड़ा सा समय दे दिया। चलिए करिए 9th क्वेश्चन। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना बेटा साथ में। रिया ने आज सेकंड ऑप्शन बताया है, आई होप ये 9th क्वेश्चन के लिए है, और यह आई होप ये तुक्का नहीं है बेटा। एक चीज मैंने अक्सर देखी है ना, बच्चे बस आंसर के नाम पे आंसर कुछ तो देना था इसलिए दे देते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, मेरा भी मन करता है कभी कभी क्वेश्चन देख रहा है यार, ठीक है यार कौन मांग, लो देखो बताओ सही है कि नहीं है। इससे क्या आपका एग्जाम टेम्परमेंट जो होता है वो बिगड़ता है। आपको अपना एग्जाम आपका टारगेट क्या है? डॉक्टर बनना है ना, टारगेट क्या है? नीट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मार्क्स लाने पड़ेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वहां पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दिमाग अपना ठिकाने पे रखना है, एग्जाम टेम्परमेंट सही होना चाहिए, और उसके लिए अभी से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करोगे? ठीक है, हर क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करो जैसे अभी नीट ही चल रहा है। ठीक है, मैं ये टाइम देके और प्रैक्टिस सेक्शन इसीलिए करा रहा हूं ताकि आप मेरे साथ बैठ के कम से कम डेली 15-20 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, आपको बहुत फायदा मिलेगा। चलिए, 9th का आंसर बहुत सारे बच्चों ने बताया, आगरा, अनामिका ने बताया है दिल्ली, शहबाज आगरा, टारगेट एम्स दिल्ली ने आगरा बता दिया है, शोएब बता रहे हैं कैलकाटा। चलो देख लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं अनुप्रिया, डिस्कनेक्ट करना था ना फिर। चलो एनीवेज, an electron of kinetic energy of 7.2 into 10⁻⁻18 joules is revolving on circular path and magnetic field 9 into 10⁵। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज हमको पता है, जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। पूछा गया है उसका रेडियस। रेडियस होता है mv/qb। ठीक है, जो कि अभी मैंने बताया था p/qb से गिवन हो सकता है। p क्या है? तो P होता है, P हो जाएगा √2km, बताई थी ये वाली बात अभी थोड़ी देर पहले, वैसे तो पता ही होगा आपको। तो ये हो गया √2km/qb। चार्ज पता है, मास पता है, K पता है, B पता है, वैल्यू डालो, आंसर निकाल लो। सॉल्व करके दिखाऊं क्या? ठीक है ना। तो रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी हो गई 7.2 इंटू 10⁻⁻18। मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इलेक्ट्रॉन ही है ना? हाँ इलेक्ट्रॉन है। डिवाइडेड बाय चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 9 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे ऑप्शंस इस तरीके से दे रखे हैं तो यहाँ पे जो है, अब आप इसको एक अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर सकते हो। 1.6 और 7.2 आपस में कटेंगे, 9 को 9.1 से अप्रोक्सीमेटली आप काट सकते हो, और बाकी तो फिर बस पावर का खेल है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो सही आंसर है वो आ जाएगा आपका दिल्ली। 25 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज बच्चों दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। कई बार इसमें कई बच्चे कुछ बॉम्बे कलकत्ता सब बता रहे थे, लेकिन सही आंसर क्या है? दिल्ली है। समझ में आ गई सबके ये वाली बात? चलिए फिर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। आइए 10वां सवाल देखते हैं।
10th क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विद वेलोसिटी v इन यूनिफॉर्म ट्रांसफर्स मैग्नेटिक फील्ड b ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r देन E बाय m फॉर इट इज। भाई 30 सेकंड से ऊपर नहीं दूंगा इस क्वेश्चन के अंदर में। सवाल भी पढ़ दिया अब तो मैंने, और ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया भी है। आप चाहो तो एक बार और पढ़ सकते हो, फिर भी मैं कहूंगा भले मैं आपको कम टाइम दूं। दिस इज व्हाट आई थिंक आइडियली यू शुड डू इट इन। लेकिन अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है, अगर आपको नहीं हो रहा है इसमें, कोई चिंता घबराने की बात नहीं है। आज हम कोई फाइनल रेस में नहीं बैठे, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। हुसैन बोल्ट पहले दिन जब भागा होगा तो उसने मतलब वो जो 9.2 सेकंड्स का या जितना भी उसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उस पहले दिन उसने वो नहीं किया होगा। पहले दिन थोड़ा स्लो भागा होगा, फिर लगातार सालों की प्रैक्टिस के बाद जाके वो उस वर्ल्ड रिकॉर्ड पे पहुंचा। तो ऐसे अपने को भी करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या आया 10th का आंसर। 10th का आंसर डॉक्टर समीर ने बता दिया कैलकाटा, एंड भरत आगरा बता रहे हैं, अनुप्रिया आगरा बता रही हैं, और चलो बताते जाओ। हाँ भाई, बॉम्बे, आगरा, दिल्ली, आगरा नहीं, दिल्ली तो नहीं है, आगरा ही चल रहा है पब्लिक, आगरा, बॉम्बे भी है कुछ कुछ। अच्छा कोई बात नहीं, एम्स दिल्ली। गलती करना तो मनुष्य की वो है, मतलब क्या कहते हैं उसको, फितरत है, ठीक है। अगर आप गलती नहीं कर रहे हो तो या तो आप मनुष्य नहीं है, या फिर आप कुछ ट्राई नहीं कर रहे हो। ट्राई कर रहे हो तभी तो गलतियां हो रही हैं। कोई दिक्कत नहीं बेटा, जस्ट कीप लर्निंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, बस एक बार का ध्यान रखो, जो गलती एक बार हो गई बस वो हो गई, वो दोबारा नहीं हो, बस इतना ध्यान रखना। जितनी गलतियां करनी अभी कर लो, एग्जाम में जाके हम कोई गलती नहीं करेंगे। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विद अ वेलोसिटी v इन अ यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेट। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है, पार्टिकल जो था वो बोर्ड के प्लेन में घुस गया, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ये बोर्ड के प्लेन में घुस गया, ठीक है, प्लेन में चल रहा है, वेलोसिटी v है। और रेडियस जो होता है वो होता है mv/qv। एक ही चीज अपने को जो याद रखनी थी, ठीक है। चार्ज अपॉन मास का रेशियो पूछा है, तो चार्ज अपॉन मास का रेशियो बेसिकली यहां पे हम लोग इसको कह सकते हैं कि Q/m, इसको इधर ले आए, मास को नीचे ले आए, तो ये आ गया V/br, ठीक है क्या। आर यहाँ पे छोटा दे रखा, छोटा आर, चार्ज की वैल्यू यहाँ पे E/m इज इक्वल टू V/b छोटा आर। V/br यानी कि आंसर हो जाएगा आगरा। समझ में आ गई ये वाली बात? आगरा इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 11, 11वां सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फोड़ो फोड़ो फोड़ो, जल्दी फोड़ो। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं भाई। प्रोटॉन भी आ गया, ड्यूट्रॉन भी आ गया, और अल्फा पार्टिकल भी आ गया, ठीक है। इनके मासेस और चार्जेस के अगर रेशियोज की बातें की जाए तो क्या क्या होगी, एक बार पहले डेटा लिख लेते हैं अपन लोग। तो प्रोटॉन का मास अगर m है तो ड्यूट्रॉन में होता है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ठीक है। और ड्यूट्रॉन बेसिकली आइसोटोप है हाइड्रोजन का, उसका न्यूक्लियस क्यों कहते हैं। तो यहां पे हो गया 2m मास, क्योंकि एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। और अल्फा पार्टिकल हीलियम के इसके न्यूक्लियस को बोलते हैं, हीलियम एटम के न्यूक्लियस को, यानी उसमें हो गया 4m, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। चार्ज इसका E, इसका चार्ज 2e, सॉरी इसका चार्ज Be, क्योंकि एक प्रोटॉन तो एक ही है, और इसका चार्ज हो जाएगा 2e, क्योंकि 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। ये तीनों चले, आर एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल। एक्सट्रीमली गुड क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल। दे आर एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल, एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, रेशियो ऑफ द सर्कुलर पाथ रिस्पेक्टिवली इज। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये अपने को बताना है, ठीक है। चलो इसके लिए मैं आपको पहले देता हूं 1 मिनट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, और इनफैक्ट मैं साथ साथ आपको कुछ कुछ बातें बताता भी जाता हूं, क्योंकि जैसे ही हमने बोला वेलोसिटी मिल रही है, ठीक है, ना इसकी वेलोसिटी सेम है ना काइनेटिक एनर्जी सेम है, इन्होंने क्या बोला, इट वाज एक्सेलरेटेड अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे हमें थोड़ी सी इलेक्ट्रोस्टैट्स लगानी पड़ेगी भाई। व्हेन इट वाज एक्सेलरेटेड अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया मान लो डेल्टा वी, तो मैं ये कह सकता हूं कि Q डेल्टा वी, या इनफैक्ट बिल्कुल ही बेसिक से चलें तो क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा K इक्वल टू 0, एनर्जी कंजर्वेशन। डेल्टा U को लिखा Q डेल्टा V प्लस डेल्टा K इक्वल टू 0। अब
तीनों केस में सेम पोटेंशियल ड्रॉप आया, तो डेल्टा वी को तो वी ही लिख देता हूं। तो डेल्टा के की वैल्यू आ गई क्यू, पोटेंशियल ड्रॉप आया है तो डेल्टा वी की वैल्यू माइनस वी बोल दी, तो ये यहां पे आगे क्यू वी बन गया। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। काइनेटिक एनर्जी जो आ रही है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। चलिए, घंटे तो पूरे हो गए, मतलब समय पूरा हो गया, घंटा बज गया। सवाल ये है कि अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने आंसर देने शुरू कर दिए हैं। 11th का आंसर बहुत सारे बच्चों का आगरा आ रहा है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि एटलीस्ट बच्चों ने अटेम्प्ट किया। मतलब मुझे तो बहुत खुशी मिलती है, सही करो या गलत करो, बस एक सिंसियर अटेम्प्ट भी अगर आपका लगातार चलता रहेगा ना, तो परसेवरेंस टेक्स यू अ लॉन्ग वे। ठीक है, बस सिंसियरली अटेम्प्ट करते रहो, जुड़े रहो, रोज रोज क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, अपने आप ट्रैक पे आते चले जाओगे। आपको खुद अपने अंदर मतलब मुश्किल से 10 दिन, 20 दिन, 21 दिन में तो आदत बन जाती है यार। 21 दिन तक अगर आप लगातार लगे रहोगे तो आप डेफिनेटली सही ट्रैक पे आ जाओगे। ठीक है, पुराने बहुत सारे ऑलरेडी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस के ऊपर मैं मतलब सेशंस ले चुका हूं, जाके प्लेलिस्ट में जाके वहां से कर लो, सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, तो डेल्टा के की वैल्यू आ गई क्यू डेल्टा वी। जैसे ही डेल्टा के को मैंने क्यू डेल्टा वी बोला तो हम ये कह सकते हैं रेडियस जो होता है वो एम वी बाई क्यू बी होता है, राइट, एम वी बाई क्यू बी। तो एम वी क्या हो गया, √2 के एम बाई क्यू बी। ठीक है, अब यहां पे हम ये कह सकते हैं कि रेडियस का जो रेशियो है R1/R2, या रेडियस आ गया प्रोपोर्शनल, वो किसके हो जाएगा, के खुद दे रखा है क्यू वी के प्रोपोर्शनल, तो यानी कि Q इंटू वी लिख देता हूं मैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस। इस Q को काटा तो ये आ गया 2 m को छोड़ देते हैं, b बाहर है, √v अलग छोड़ देते हैं, और ये रह गया √Q/m के प्रोपोर्शनल। ठीक है, √Q/m के प्रोपोर्शनल, यानी Q/m का जो रेशियो है उसके प्रोपोर्शनल है। तो Q/m यहां से ये E/m हो गया, यहां पे E/2 हो गया, सॉरी ये 1:1 अगर हो गया तो ये 1:2 हो गया, और ये भी 1:2 हो गया। ठीक है, और अगर ये 1:2 1:2 और उनका रूट और लग गया, तो इसका मतलब अगर मैं इनके यहां पे इतना तो पक्का है कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी आ रही है वो √1/√2 के प्रोपोर्शनल आ रहा है Q/m यहां इन दोनों के लिए, और इसका मतलब √2 तो एक्सप्रेशन में आएगा ही आएगा, यानी कि ऑब्वियसली जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आगरा। एंड आगरा वुड बी द करेक्ट आंसर। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा क्यों दिखा, हालांकि और भी सॉल्व कर सकते थे अभी, और मैं पूरा लास्ट तक लाया नहीं, लेकिन मुझे दिखने लग गया। क्यों दिखने लग गया, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है R1/R2 जो है, या ये कह सकते हैं और थोड़ा छोटा करके बोले तो कि भाई रेडियस जो आ रहा है वो आ रहा है प्रोपोर्शनल √Q/m के। अब अगर मैं यहां पे Q/m निकालने की कोशिश करूं, Q/m, तो Q/m यहां पे क्या आ रहा है, वो आ रहा है E/m, यहां पे आ रहा है वो E/2m, और यहां पर भी आ रहा है E/2m। ठीक है, एंड दिस इज टू दिस का मतलब हो जाएगा रेडियस का रूट की भी बात कर ही रहा हूं, लगे आता हूं, तो रेडियस का जो प्रोपोर्शनलिटी वो दिस इज टू दिस हो जाएगी। ठीक है, और अगर वो ऐसा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी का जो एक्सप्रेशन आएगा वो √2 आएगा, वो √2 वाला एक्सप्रेशन इस एक ही ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, रेशियो लोगे तो बाकी E/m तो कट ही जाएंगे। क्लियरली समझ में आ गई वाली बात बच्चों, एंड आगरा इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बात है जितेंद्र, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ, V.इढोले, कैसे हो, अकेले हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट से कर लेते हैं, एक सवाल और करते हैं। ठीक है, तैयार हो आप लोग, जल्दी से तैयार कर लो। ऑप्शन ये मतलब थ्योरेटिकल सवाल है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं इसके अंदर 45 सेकंड्स। जल्दी से बताओ मुझे 12th का आंसर क्या आ रहा है, आ जाओ बेटा, 12th का आंसर बताएंगे हमारे प्यारे बच्चे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है जितेंद्र। हाँ जी, तो भवानी ने बताना शुरू कर दिया, भवानी ने बता दिया दिल्ली। भवानी का आंसर सबसे पहले आते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चे। चलो और कौन है,
अच्छा 11 आप में से ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने 11 या सॉरी 10 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? जिन्होंने भी अटेम्प्ट किए वो अपना स्कोर लिखो कि आपके हिसाब से सही कितने आए, ठीक है? और नीट की कसम है तुमको, गलत नहीं तुम बताना, ठीक है? जो जेन्युइनली सही है वही लिखना। ऐसा नहीं कि अरे मैं तो लिख दूंगा 12 में से 12 सही होगा, बाकी सारे डर जाएंगे, ठीक है? डराने की जरूरत नहीं लोगों को। चार्ज पार्टिकल मूव थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट। बहुत ही खुशी की बात है, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल है, चार्ज उसका क्यू है, वेलोसिटी इधर की तरफ हो गई। देन स्पीड रिमेन्स अनचेंज्ड, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या बात कर रहे हो? अगर यहाँ पे अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता तो V क्रॉस B से फोर्स ऊपर की तरफ लगती है, ये घूमता, ठीक है? और अगर ये इस तरीके से घूमता तो यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी वेक्टर देखो तो पहले इधर था, फिर 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 इधर था, तो वेलोसिटी वेक्टर लगातार चेंज हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी इज डेफिनेटली वेरिंग। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन यहाँ पे अंदर की तरफ थी, सर्कल पे घूम रहा है तो एक्सेलरेशन हमेशा सेंट्रीपिटल होगी, मतलब सेंटर की तरफ होगी, तो एक्सेलरेशन ही वेरी कर रही है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन्स अनचेंज, गलत। एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज, गलत। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज, गलत, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। स्पीड जो है वो अनचेंज रहेगी, ये वाली बात बिल्कुल सही होगी, और इसलिए आंसर होगा इसका आगरा। समझ में आ गई बेटा सबकी आगरा? चलो आगे बढ़ते हैं सवाल। अच्छा, अगर आपको हम लोगों से जुड़ना है, जो अगर क्या जुड़ना तो है ही, जल्दी से जाओ टेलीग्राम पे अनलॉक नीट चैनल को जाके ज्वाइन कर लो, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे, जितने भी PDF अगर होगी वो सारी उसी के ऊपर मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के जो फायदे हैं वो आप जानते ही हो, ठीक है? डाउट क्लियरिंग सेशन का सबसे ज़्यादा मुझे यूजफुल चीज़ लगती है, क्योंकि आपको कोई भी डाउट हो फोटो खींचो, यहाँ पे डाल दो, और जो आपके यहाँ पे जैसे फोटो डाल दिया और उसमें आपके जो आपके एजुकेटर होंगे वो आपको यहाँ पर हेल्प करते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, उसके लिए करना क्या होगा, अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ से जाओ प्लस पे, वहाँ से जाइए नीट UG पे, और उसके बाद जाइए गेट सब्सक्रिप्शन पे, और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप 2022 या उसके बाद की तैयारी कर रहे हो तो उस केस में आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक पड़ता है। सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी लें, कोड आप आपके अपने अनुसार का यूज करेंगे। कोड है अनु10, अनु क्योंकि अनु मेरा नाम है, 10 क्योंकि 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप ये वाला कोड यूज करते हो तो, ठीक है? जो फीस है वो 1 साल की फीस है 34,650 रुपये, और 2 साल की फीस है 50,400 रुपये, और 6 महीने की फीस है सिर्फ 25,200 रुपये, ठीक है? तो आप कोई सा भी कोड यूज, कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोड जो आपको यूज करना है वो डेफिनेटली अनु10 होना चाहिए। एंड ये जो कोड है इसको यूज करने से आपको 2 फायदे मिलते हैं, एक तो डिस्काउंट मिलता है, दूसरा आपको मेरा जो 15 साल का एक्सपीरियंस है उसकी वो मेंटरशिप का आपको फायदा मिलता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, मटेरियल कौन सा यूज करना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारी की सारी बातों का आपको बहुत ही भरपूर रूप से फायदा मिलता है, ठीक है? दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपको एक पर्सनल कोच मिले जो आपको मतलब कृष्ण भगवान की तरह बिल्कुल एक गाइड करेगा भाई क्या पढ़ना है और किस तरीके से आपकी गाइडेंस होनी चाहिए। प्लस के जो फायदे वो तो आपको मिलते ही हैं, हालांकि इसकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा है। इनफैक्ट इसका 6 महीने की जो फीस है वो इसके अराउंड 34,000 रुपीज़ आती है आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे मिलेगा? ये वाला कोड डाल के। कोड क्या है? अनु10। अनु क्यों? क्योंकि अनु मेरा नाम है। 10 क्योंकि 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाता है अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हैं तो, ठीक है बच्चों? सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन, ठीक है? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी द बिगनिंग हो चुका है और कल होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी द कंक्लूजन, ठीक है? चलो, सो दैट शुड बी ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज एंजॉयड एंड डू शेयर द सेशन। कोड का ध्यान रखना, सबको बता दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी, और वो जो नीट वाला जो ये है क्या नाम है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है? सो दैट शुड बी ऑल। एंड जाते जाते मैं वही कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, जस्ट कीप ग्रोइंग एंड कीप डूइंग योर बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।